नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस बेहतरीन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका दोस्त एनआर चौधरी और आज आप मेरे साथ जुड़े हो साथियों। आपके जो अप्रैल 2026 के अंदर सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम में जो आपसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछी जाती है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आपसे पूछे जाते हैं। उसमें से पर्टिकुलर टेक टेक का जो पार्ट है, टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है, प्रौद्योगिकी का पार्ट है, उसमें से 5 से 7 प्रश्न आते हैं और उसके मैक्सिमम 95% क्वेश्चंस आपसे करंट अफेयर बेस्ड ही पूछे जाते हैं। स्टैटिक पोर्शन के एक दो सवाल ही पूछे जाते हैं। तो आज का ये जो सेशन है, ये सेशन आपके जो मई 2026 के अंदर आरएस का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो सब इंस्पेक्टर का आपके पेपर है अप्रैल 2026 के अंदर, उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उससे भी जरूरी बात, क्योंकि अभी हमने जब पिछला कुछ पैटर्न देखा, आपके जो एसआई टेलीकॉम वाला पेपर आरपीएससी ने कंडक्ट करवाया है, उसके अतिरिक्त आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर आरपीएससी ने कंडक्ट करवाया है, इन पेपर्स में जो करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है स्पेशली टेक्नोलॉजी वाला, वो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से उठा करके पूछा जा रहा है। सीधा सीधा 90% करंट अफेयर आपसे पूछा जाता है। आपका जो पीआईबी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार का एक ऑफिशियल उपक्रम है, एक तरीके से ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर सरकार के द्वारा कोई सा भी नया मिशन लॉन्च किया जाता है, कोई सी नई पहल की जाती है, या कहीं पर भी कोई प्रयोगशाला खोली जाती है, किसी मिसाइल का परीक्षण किया जाता है, एक्स वाई जेड कुछ भी, उन सारी चीजों की सूचना पीआईबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आती है। और मैंने और हमारी टीम ने मिलकर के पीआईबी, आपका डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और आपका इसरो, ये तीनों स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में आपको कंटेंट देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेस है। बिकॉज जब तक हम उस डायरेक्शन में तीर नहीं चलाएंगे जिस डायरेक्शन में हमारा टारगेट है, तब तक आप भले सैकड़ों तीर चला लो, आपका टारगेट हिट होगा ही नहीं। अगर टारगेट को हिट करना है तो डायरेक्शन आपको वही चूज करनी पड़ेगी, और डायरेक्शन आपको देते हैं पीवाईक्यूज, जो पुराने आपके एग्जाम हो रहे हैं उनके पेपर के पैटर्न। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि करंट अफेयर आपके जो टेक्नोलॉजी बेस्ड पूछा जा रहा है, सारा का सारा ऑथेंटिक ऑफिशियल सोर्सेज से पूछा जा रहा है। तो आज इस सेशन के अंदर हम कंप्लीट आपका जो करंट अफेयर है वो इन्हीं सोर्सेज पर आधारित पढ़ने वाले हैं। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों का रहता है कि सर करंट अफेयर्स कितना पढ़ना चाहिए हमें, और स्पेशली जब मैं टेक वाले सेगमेंट की बात करूं, तो अपन सबसे पहले एसआई वाला जो आपका एग्जाम है इसको लेकर के बात कर लेते हैं। आगे अपन पूरा का पूरा ये सेशन 1 डेढ़ 2 घंटे का भी हो सकता है। अपन टेक्नोलॉजी वाला करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे पूरा अच्छे से, और इस प्रकार के प्रश्न डिस्कस करेंगे जिस प्रकार के प्रश्न आरपीएससी के द्वारा वर्तमान में पूछे जा रहे हैं। पहले ये देख लेते हैं कि कितना करंट अफेयर्स हमें पढ़ना चाहिए इस एग्जाम को हिट करने के लिए। तो आपका जो एसआई का एग्जाम है, ये एग्जाम होना कब है, आप सभी लोगों को ये चीज अच्छे से पता होगी। फॉर्म आपके फिलअप किए जा चुके हैं। अप्रैल 2026 के अंदर आपका ये एग्जाम होगा। अब देखो, अप्रैल में अगर एग्जाम हो रहा है, 5-6 अप्रैल के आसपास आपके 2 पारियों के अंदर करवाया जाएगा, तो आपसे अप्रैल का करंट अफेयर्स तो पूछा नहीं जाएगा। फिर कहां का पूछा जाएगा सर? तो आपसे मैक्सिमम मार्च का करंट अफेयर पूछा जा सकता है, और मार्च के अंदर भी 10 से लेकर के 15 मार्च तक का। और मार्च से पहले के महीने अगर मैं बात करूं तो आपका जैसे फरवरी है, जनवरी है, दिसंबर है, नवंबर है और अक्टूबर है। अभी जो आरपीएससी का लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम से जस्ट 5 से 6 महीने पहले का करंट अफेयर आपसे बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। और ये जो दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने हैं, इन 3 महीनों का तो करंट अफेयर आपको पूरा का पूरा 100% तैयार करके जाना है, इसमें से तो कुछ छोड़ना ही नहीं है। तो अपन जो ये सीरीज यूट्यूब पर शुरू कर रहे हैं, इस सीरीज के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सारा का सारा साइंस टेक का करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला हूं। अगर आपके 5 से 7 सवाल करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे, तो मैं आपको एक सवाल की तो कह नहीं सकता, बाकी सभी सवालों की श्योरिटी यहां पर दिला सकता हूं। बिकॉज हम सारी की सारी चीजें यहां पर ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़ने वाले हैं, और उसी प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से पढ़ने वाले हैं जैसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज अपन क्या शुरुआत कर रहे हैं, एक ये माइंड में डाउट क्लियर कर लो। आज आपका पार्ट 1 है इस सीरीज का। कौन सा है? पार्ट 1 है। टोटल इस सीरीज के अपन 5 से 6 पार्ट लेकर के आएंगे। आज के पार्ट 1 के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं अक्टूबर महीने का जो आपका टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स है, पर्टिकुलरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। जो कोई भी नया मिशन लॉन्च किया गया है, कहीं पर भी कोई नई लेबोरेटरी स्थापित की गई है, किसी मिसाइल का परीक्षण किया गया है, कोई सा भी युद्ध पोत, आपका स्टील फ्रिगेट इंडियन नेवी के अंदर शामिल किया गया है,
जो कुछ भी एस्पेक्ट है, सारे के सारे एस्पेक्ट इन ऑफिशियल रिसोर्सेज से हम कवर करेंगे, जो एस्पेक्ट आपके अक्टूबर के महीने के अंदर घटित हुए हैं। उसके बाद में पार्ट सेकंड में हम नवंबर डिस्कस करेंगे, पार्ट थर्ड में हम दिसंबर डिस्कस करेंगे, पार्ट फोर में जनवरी और पार्ट फाइव में हम फरवरी डिस्कस करेंगे। और पार्ट इसका सिक्स जो आएगा, उस सिक्स वाले पार्ट के अंदर मैं एक मैराथन क्लास में इन सब का रिवीजन और साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पर करवाने वाला हूं। अब ये वाला जो अक्टूबर वाला पोर्शन है, ये अपन आज ही कवर कर रहे हैं, इसका सेशन आपको आज ही मिल रहा है। नेक्स्ट जो सेशन है नवंबर का, वो आपको कब मिलेगा, ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप लोग अपने रिएक्शंस कैसे देते हो इस वीडियो के नीचे। अगर लिटरली रियल मायने में आपको लगे कि इन सेशंस में आपके लिए मेहनत की जा रही है, क्वालिटी एजुकेशन की टीम, आपके एनआर सर रियल मायने में आपके लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं और ये एफर्ट्स आपके लिए वैल्यूएबल है, आपका टाइम बचा रहे हैं, आपको ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वो चीज खुल करके कमेंट बॉक्स में बतानी है। अगर कहीं पर आपको कोई चीज इंप्रूव के लायक लगे कि सर ये चीज इसके अंदर और ऐड की जा सकती है, तो आपके वो सजेशंस भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आकर के लिखने हैं, ताकि अपने नेक्स्ट वाले सेशंस के अंदर अपन और भी उनको इंप्रोवाइज करके बेटर बना सके। तो एक चीज क्लैरिटी मिल गई है आपको, मेंटल क्लैरिटी, कि आज अपन क्या करने वाले हैं। आज अपन अक्टूबर मंथ का जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो करंट अफेयर्स है, ये डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि केवल करंट डिस्कस होगा, करंट के बिहाफ पे बहुत सारी स्टैटिक चीजें भी होती है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे साथी हमारे साथ ऐसा ही एमसीक्यू बैच में भी जुड़े हुए हैं। उस बैच के अंदर मैं आपको कंप्लीट स्टैटिक पोर्शन कवर करवा रहा हूं, और उसी बैच के अंदर मैं आपको जो करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं, उस बैच के अंदर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनफैक्ट 5-5 6-6 सेशंस के अंदर एक महीने का करंट अफेयर्स उसके अंदर अपन अच्छे से कवर कर रहे हैं। यहां पर यूट्यूब पर ये जो सीरीज चल रही है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी साथियों के लिए, और इस सीरीज के अंदर आपको करंट प्लस स्टैटिक दोनों पोर्शन करवाए जाएंगे। और जैसे आपका एग्जाम अप्रैल मंथ के अंदर है, तो अप्रोक्सीमेटली 15 या 20 मार्च के आसपास आप लोगों को मैं साइंस एंड टेक के लिए भी 3-4 अलग अलग सेशन, जैसे स्पेस टेक है, डिफेंस टेक है, नैनो टेक है, जहां जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सेगमेंट को अपन एक एक मैराथन क्लासेस के माध्यम से एमसीक्यूज के थ्रू कवर कर लेंगे। और ये जो सेशन है आपका अक्टूबर का रहने वाला है, तो चलो अपन इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बड़े ही इत्मीनान से आपको देखना है, पेन और कॉपी साथ में लेकर के बैठना है। एक आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि सर हमें इस सेशन की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देना, तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं आपको इसका बेस्ट सॉल्यूशन बताने वाला हूं। जो कुछ चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको अवेलेबल हो जाएगी, बिना किसी चार्जेस के, बहुत ही कम चार्जेस के अंदर आप इजीली उनको प्रिंट निकलवा सकते हो। दैट मींस जस्ट आप जो प्रिंटिंग की आपकी कॉस्ट लगेगी, उस कॉस्ट के अंदर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊं, उसका प्रिंट निकलवा लेना, उसको सामने रख लेना और इस क्लास को अच्छे से अटेंड कर लेना। बस शर्त एक ही है, पूरे सेशन को एंड तक देखना। एंड तक देखोगे तब ही एक एक चीज आपको समझ आएगी और चीजें आपस में आपके लिंक होगी। अगर आप समझ रहे हो कि टेक्नोलॉजी जो है वो आपको 10-15 मिनट के अंदर कोई समझा देगा, तो ये आपका भ्रम है, और इस भ्रम से आप जितना जल्दी बाहर निकल जाओ उतना आपके लिए बेहतर है सिलेक्शन लेने के लिए। क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसा सेगमेंट है, अथाह सागर है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिनको फ्लो चार्ट के माध्यम से कैटेगराइज करके हमें मेमोराइज करना पड़ता है। अगर आप उसको रट्टालॉजी के थ्रू जाओगे, एग्जाम में क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाओगे। तो हम यहां पर इस अप्रोच के साथ ही पढ़ने वाले हैं कि हम फ्लो चार्ट के माध्यम से चीजों को आपस में लिंक करते हुए चले। ठीक है प्यारे साथियों, तो अपन शुरुआत कर रहे हैं अपने अक्टूबर के करंट अफेयर्स की, और यहां पर यह रहा पहला प्रश्न आपके सामने। देखो क्या कह रहा है पहला प्रश्न, भारतीय तटरक्षक बल के जहाज आईसीजीएस अक्षर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करो। आपके सामने दिए हुए 4 कथन, 4 स्टेटमेंट आपको अच्छे से पढ़ने हैं और बताना है कि कौन से कथन इसमें से सही है। ये तो फिर भी इजी लेवल का सवाल हो गया, जिसमें से ये पूछ लिया कौन सा सही है कौन सा गलत। इस सवाल को और भी एडवांस लेवल का बना करके एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि इसमें से कितने कथन सही है, कितने कथन सही है रे लाला। तो जब ये कितने कथन की बात आपको कर देगा, तो ये सवाल और भी ज्यादा आपके डिफिकल्ट हो जाएगा, इसकी डिफिकल्टीज का लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। यहां पर पहला स्टेटमेंट अपन देखते हैं, लेकिन स्टेटमेंट पर जाने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि इसने क्या बोला है कि भारतीय तटरक्षक बल, यानी कि जो कोस्टल फोर्स है, भारत की कोस्ट फोर्स, उसके जहाज आईसीजीएस, आईसीजीएस इस जहाज का नाम है अक्षर, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आईसीजीएस का मतलब क्या होता है। यहां पर भाई साहब ये आपकी थंबनेल क्यों आ रही है जब मैं नया पेज ऐड कर रहा हूं तो टेक्निकल टीम जरा इन चीजों का ध्यान रखा करें। सब्जेक्ट कस्टमाइज होगा नहीं, सेलेक्ट नहीं कर रखा आपने कुछ, राइट। व्हाइट कलर ले लें। देखो इधर आओ,
इसने बात करी है किसकी, आईसीजीएस अक्षर की। अब आपको ये तो पता चल गया कि ये जो अक्षर नाम का है ये कोई ना कोई जहाज है, लेकिन इसके आगे आईसीजीएस क्यों लगाया? कुछ जहाज के आगे आईएनएस लगाया जाता है, तो आईएनएस का मतलब तो क्या होता है मेरे प्यारे साथी, इंडियन नेवल शिप होता है। जो शिप इंडियन नेवी के अंदर वॉरशिप होते हैं, युद्ध करने के काम में आते हैं, उनको बोला जाता है आईएनएस। जैसे आप आईएनएस माहे का नाम सुनते हो, आईएनएस मगदला का नाम सुनते हो, आईएनएस हिमगिरी है, आईएनएस उदयगिरी है ना, वो सारे के सारे आईएनएस कहलाते हैं बिकॉज वो इंडियन नेवल शिप है जो कि वॉरशिप है, युद्ध के अंदर काम में आते हैं। यहां पर आया है आईसीजीएस। आईसीजीएस का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। ये क्या है, ये भारतीय तटरक्षक जहाज है साथियों आपका, इसको बोला जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। तो जहाज जो होते हैं समुद्र के अंदर भारत के, वो अलग अलग टाइप के होते हैं अपने कार्य के आधार पर। कुछ जहाज ऐसे होते हैं जिनके अंदर मिसाइल्स होते हैं, जिनके ऊपर वो रनवे लगा हुआ होता है, जिसके ऊपर से आपका राफेल उड़ करके या मिग 20 उड़ करके उड़ान भर सकता है। तो वो युद्धक विमान होते हैं, उनको स्टील्थ फ्रिगेट बोला जाता है। उसके अलावा कुछ जहाज ऐसे होते हैं जो जस्ट समुद्र के अंदर गश्त लगाने का काम करते हैं, केवल और केवल आपके पेट्रोल वेसल होते हैं, वो समुद्र के अंदर निगरानी करने का काम करते हैं। कुछ जहाज ऐसे होते हैं जो समुद्र में सहायता, आपदा राहत कार्यों के लिए चलाए जाते हैं। तो इन जहाजों के कार्य के आधार पर इनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। तो आईएनएस तो कौन से जहाज होंगे, इंडियन नेवल शिप उनको बोला जाएगा, जो क्या होंगे, जो वॉरशिप होंगे, यानी कि जो आपके युद्ध के अंदर काम आएंगे। यहां पर जब अपन आईसीजीएस की बात करते हैं तो ये होता है इंडियन कोस्टल गार्ड शिप। और ये जो इंडियन कोस्टल गार्ड आपका शिप है, ये कौन सा है, तो ये आईएनएस आईसीजीएस अक्षर है। इस अक्षर के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपका जो अक्षर है, इसके संदर्भ में आपको कथन बताने हैं। पहला कथन कह रहा है कि इसे 4 अक्टूबर 2025 को पुदुचेरी के कराईकल में औपचारिक रूप से कमीशन किया गया है। अब देखो, जहाजों के लिए भी दो चीजें होती है, जो दो डेट होती है इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखनी होती है। एक तो उस जहाज का निर्माण करके उसको इंडियन नेवी को कब सौंप दिया गया है, और दूसरी बात, उसे इंडियन नेवी के द्वारा समुद्र में कब उतार दिया गया है। तो जिस टाइम इंडियन नेवी के द्वारा उस जहाज को समुद्र में उतारा जाता है, उसको बोला जाता है जहाज को कमीशन करना। और जब इंडियन नेवी को सौंपा जाता है, उसके बारे में भी अपन पढ़ते हैं। आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके, जहां पर कुछ जहाज ऐसे हैं जिनको जस्ट इंडियन नेवी को सौंपा गया है शिप बनाने वाली कंपनी के द्वारा। तो वहां पर वो डेट भी, वो मंथ भी आपको याद रखना होता है, वहां से भी आपसे करंट अफेयर बेस्ड सवाल पूछ लिया जाता है। तो इसने बोला है कि 4 अक्टूबर 2025 को पुदुचेरी के कराईकल में औपचारिक रूप से इसको कमीशन किया गया। ये बात सही है क्या? तो बिल्कुल ये पहला वाला स्टेटमेंट तो आपका सही है। आप कहोगे गुरुजी आपको कैसे पता? तो क्योंकि मैंने ये कंटेंट जब आपके लिए बनाया है तो मैंने इस चीज को रीड आउट करा है, मेमोराइज करा है। आपको भी इसको मेमोराइज करना है, याद रखना है। समझने की बात यह है कि पुदुचेरी, पुदुचेरी कहां पर है गुरुजी? तो पुदुचेरी आपको पता है इंडिया के अंदर 3 जगह, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, तीनों के अंदर कुछ कुछ पोर्शन आपके पुदुचेरी का है। पुदुचेरी जिसके टोटल आई थिंक 4 डिस्ट्रिक्ट होंगे आपके। एक तो कराईकल वाला है, पुदुचेरी और कराईकल, एक तो यही है। और ये दोनों कहां पर है आपके? ये दोनों तो तमिलनाडु के अंदर है। यानी कि अगर आपसे राज्य का नाम पूछ लिया जाए डायरेक्ट कि कहां से इसको कमीशन किया गया है, तो याद रखोगे तमिलनाडु से कमीशन किया गया है। बिकॉज जो आपका पुदुचेरी है, इसके बारे में एक बात ध्यान रख लो। देखो, क्योंकि अपन करंट अफेयर्स तो कवर करेंगे, साथ में कुछ कुछ चीजें आपकी इस प्रकार की भी आएगी जिनके बारे में भी डिस्कस करना जरूरी है। जैसे एक तो पुदुचेरी खुद है, और एक पुदुचेरी के अंदर दूसरा आपके कौन है, कराईकल। तो ये दोनों के दोनों जो डिस्ट्रिक्ट है, ये तो आपके कहां पर है? ये दोनों तो है आपके तमिलनाडु के अंदर। अच्छा, इस पुदुचेरी के अंदर एक जगह और आती है माहे, एक जो जिला है पुदुचेरी का, जिसको आप बंदरगाह के नाम से भी जानते हो, ये आपका कहां पर है? तो ध्यान रखोगे ये आपका केरल के अंदर। और एक आपका पुदुचेरी की जगह आती है यामन, ये कहां पर है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश के अंदर। यानी कि पुदुचेरी के टोटल आपके 4 डिस्ट्रिक्ट या 4 पार्ट इंडिया के अंदर है। बेसिकली 3 पार्ट ही बोला जाता है, कराईकल, माहे और यामन। और कराईकल आपका तमिलनाडु के अंदर है, और बेसिकली मेन जो पुदुचेरी है वो भी आपका तमिलनाडु के अंदर ही है। तो पुदुचेरी का ये जो कराईकल है, यहां से तमिलनाडु से क्या किया गया है, कमीशन किया गया है आपके इस जहाज को समुद्र के अंदर। कमीशन करने का मतलब समझ गए, पानी के अंदर उतार दिया गया है। तो अक्टूबर महीना ध्यान रखना है, पुदुचेरी, कराईकल, तमिलनाडु की ये जगह याद रखनी है। पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा कह रहा है यह अदम्य श्रेणी के 8 तेज गश्ती नौकाओं में से दूसरा जहाज है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका सही है क्या? यहां पर देखो, क्योंकि इसने पूछा है कि निम्न में से कितने कथन सही है, कितने कथन सही है या कौन कौन से कथन सही है, तो दूसरा वाला सही है कि नहीं है। आ जाओ, इसको थोड़ा सा अपन फिगर आउट कर लेते हैं। अदम्य श्रेणी कह रहा है, ये पहली बात। तो अदम्य श्रेणी का मतलब क्या हो गया? जैसे बहुत सारे जहाज बनाए जाते हैं, कुछ जहाज आपके प्रोजेक्ट 70A के अंदर शिवालिक श्रेणी के हैं, कुछ जहाज आपके प्रोजेक्ट 70A के अंदर नीलगिरी श्रेणी के हैं। अलग अलग प्रकार के जहाजों की एक कैटेगरी बना दी जाती है, और उस कैटेगरी में ये डिसाइड किया जाता है कि इसमें हम इस वाली टेक्नोलॉजी को अपना करके इतने जहाज जो है इंडियन नेवी को सौंपेंगे।
तो यहाँ पर इस जहाज को अदम्य श्रेणी के अंदर रखा गया है। अदम्य श्रेणी के अंदर वो सारे जहाज आ रहे हैं जो जहाज समुद्र के अंदर गश्त लगाने का काम कर रहे हैं। पेट्रोल वेसल है वो। पेट्रोल वेसल मतलब समुद्र के अंदर एक तरीके से निगरानी करने का काम कर रहे हैं। तो ये अदम्य श्रेणी है क्या आईसीजीएस अक्षर की? बिल्कुल सही बात है, अदम्य श्रेणी है। और अदम्य श्रेणी में टोटल कितने जहाज आएंगे? टोटल 8 जहाज आएंगे, जिसमें से ये कौन सा वाला है? ये आपका दूसरा वाला जहाज है, ये सेकंड नंबर का जहाज है। बकायदा आपके जो पीआईबी का डॉक्यूमेंट है साथियों, इस पीआईबी के पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ना और उसमें से इस प्रकार के स्टेटमेंट छांट करके निकालना कि आपके एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछा जाएगा। अपने आप में ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। और इस डिफिकल्ट टास्क को इस प्रकार से पिरोना कि यार आरपीएससी भी सवाल आपसे यहीं से पूछ सकती है। अब देखो, आपको जब एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा तो कहां कंफ्यूज करेगा? वो आपको दूसरे की जगह तीसरा लिख देगा, चौथा लिख देगा। तो ये है क्या? ये टोटल 8 तेज गश्ती नौका आने वाली, इनको बोला जाता है फास्ट पेट्रोल वेसल। फास्ट पेट्रोल वेसल मतलब तेज गश्ती नौका होगी ये, यानी कि ये ऐसी जहाज होगी जो समुद्र के अंदर फास्ट स्पीड से 27 नॉटिकल पर माइल के हिसाब से ये आपके गति कर सकती है। नॉटिकल माइल पर आवर के हिसाब से समुद्र के अंदर लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये जहाज समुद्र के अंदर मूवमेंट कर सकती है, गति कर सकती है। और ये गश्त लगाएगी। जैसे आपके गश्त लगाने का काम नहीं करती है पुलिस, आपने देखा होगा रात के समय पुलिस की गाड़ियां घूमती रहती है निगरानी करने के लिए, सिविलांस के लिए वो गश्त लगाती रहती है। वैसे ही गश्त समुद्र के अंदर इंडियन नेवी के द्वारा लगाई जाती है कि दुश्मन किसी प्रकार से हमारे ऊपर कोई नजर तो नहीं रख रहा है, या हमारे देश के ऊपर किसी प्रकार का कोई खतरा तो नहीं है। तो उसके लिए ये निगरानी जहाज या एक तरीके से कह लो गश्ती नौका है ये आपकी, इसको बोला जाता है फास्ट पेट्रोल वेसल। और इस फास्ट पेट्रोल वेसल के अंदर अदम्य श्रेणी के अंदर टोटल आपके 8 जहाज आने हैं, जिसमें से सेकंड नंबर का जहाज कौन सा है? आपका आईसीजीएस अक्षर है। तो मैं अगर यहां पर आपके सामने अदम्य श्रेणी लिखूं, अब देखो आप इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से किस प्रकार से मेमोराइज कर सकते हो। अदम्य श्रेणी आपने लिख दिया, अदम्य श्रेणी में टोटल जहाज कितने आएंगे, तो आपने ये लिख दिया कि इसके अंदर टोटल 8 जहाज आएंगे। इस श्रेणी में होता क्या है? इस श्रेणी के अंदर टोटल फास्ट पेट्रोल वेसल जो होते हैं, तेज जो आपके निगरानी करने वाली, गश्त करने वाली नौका है, उन नौका का निर्माण किया जाता है। इसके अंदर टोटल 8 आएंगे, जिसमें से अभी हाल ही के अंदर दूसरा आपके लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आईसीजीएस अक्षर। ये अक्षर है, तो अक्षर के बारे में ये भी ध्यान रखोगे कि इस अक्षर को कहां से समुद्र में कमीशन किया गया है? तमिलनाडु में आपके पुदुचेरी के कराईकल से इसको कमीशन किया गया है। एक जो सवाल आपसे पूछा जाता है इन जहाजों के बारे में, जो आपके टेलीकॉम वाले पेपर के अंदर भी प्रश्न पूछा गया था कि इस जहाज का निर्माण किसने करा है। तो निर्माण करने के लिए यहां पर तीसरा स्टेटमेंट दिया है, मतलब दूसरा स्टेटमेंट तो क्या हो गया अपना? राइट हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है कि इस जहाज का निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा किया गया है। ये साथियों एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इसको बोला जाता है, यानी कि सरकार का एक उपक्रम है, जिस उपक्रम के द्वारा जहाजों का निर्माण किया जाता है। क्या नाम है इसका? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड पूरा नाम है इसका। इसको बोला जाता है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। अच्छा, ये है कहां पर? ये है बेसिकली आपका कोलकाता के अंदर। और ये क्या काम करता है? ये जहाज बनाने का काम करता है, और स्पेशली गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड उस प्रकार के जहाज बनाता है जो वॉरशिप होते हैं, जो युद्ध लड़ने के काम आते हैं, जिनके अंदर मिसाइल्स भी होते हैं, जो एंटी सबमरीन भी होते हैं, जिसके ऊपर आपके एयरक्राफ्ट भी रखे जाते हैं, जिसके अंदर गोला बारूद भी रखे जाते हैं। उस प्रकार के जहाज बनाने का काम करता है जीआरएससी, जिसको बोला जाता है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ये कहां पर है? कोलकाता के अंदर है। अब यहां पर इसने क्या करा है? सवाल में एक गड़बड़ी करी है। गड़बड़ी क्या करी है कि आपका जो आईसीजीएस अक्षर है ना मेरे प्यारे साथी, इस अक्षर का निर्माण इसने नहीं करा है, जीआरएससी ने। फिर किसने करा है? इसका निर्माण करा है आपके गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। तो यहां पर ये लिख लो आपके, ये जीआरएससी जो है इसने इसका निर्माण नहीं करा है। फिर निर्माण किसने करा है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, जो कि है कहां पर? गोवा के अंदर ही है। बेसिकली गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है आपके इस प्रकार के जहाज बनाने का काम करता है, जो निगरानी या गश्त लगाने का काम करते हैं। ज्यादातर पेट्रोल वेसल बनाने का काम करता है, हालांकि उसके द्वारा भी कुछ वॉरशिप बनाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर पेट्रोल वेसल बनाता है आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। यहां पर मैं कुछ शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में आपको चीजें बताऊं, जैसे आपके माइंड के अंदर एक क्लैरिटी अगर मैं लेकर के आना चाहूं, तो देखो आपके ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। एक होता है आपका एमडीएल, जिसको बोला जाता है मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, है ना? मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड या शिप बिल्डर्स लिमिटेड इसको बोलते हो। एक होता है आपका गोवा शिप बिल्डर्स लिमिटेड, गोवा शिप बिल्डर्स लिमिटेड। एक होता है आपका कोची शिप बिल्डर्स लिमिटेड, और एक आपने अभी देखा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। तो ये वाला तो कहां है आपका गार्डन रिच वाला? ये वाला तो है कोलकाता के अंदर।
कई बार इनकी जगह पूछ ली जाती है कि कौन सा शिप बिल्डर लिमिटेड कहां पर है, और ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी पीएसयू है, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ये ऐसी कंपनियां हैं जिनका सारा का सारा प्रॉफिट सरकार के पास में जाता है, यहां पर एम्प्लॉइज भी सरकारी काम करते हैं, यानी कि एक तरीके से सरकारी उपक्रम है। ये मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ये कहां पर है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये आपका मुंबई के अंदर है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कहां पर है, ये आपका गोवा के अंदर है। और कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड कहां पर है, तो ये आपका कोच्चि केरल के अंदर है। बेसिकली ये जो गोवा वाला है ना साथियों, इसके द्वारा ज्यादातर पेट्रोल वेसल बनाए जाते हैं। बाकी इन तीनों के द्वारा आपके क्या बनाए जाते हैं, इन तीनों के द्वारा ज्यादातर 90% केसेस के अंदर आपके वॉरशिप बनाए जाते हैं, युद्ध पोत बनाए जाते हैं। युद्ध पोत अलग होता है और पेट्रोल वेसल अलग होता है। पेट्रोल वेसल को बोला जाता है गश्ती नौका, और युद्ध पोत जो वॉरशिप होता है आपका, उसको बोला जाता है स्टील्थ फ्रिगेट। अलग अलग कैटेगरी के अंदर होते हैं। धीरे धीरे आप मेरे साथ जुड़ के आगे इन चीजों को पढ़ते जाओगे, आपके माइंड के अंदर क्लैरिटी आती जाएगी। वन बाय वन एक से दूसरी चीज लिंक होगी, तब जाकर के वो क्लैरिटी डेवलप होगी। तो देखो इस वाले प्रश्न के अंदर ये तीसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अक्षर का निर्माण आपके जीआरएससी ने नहीं करा है, जीएसएल ने करा है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने करा है। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसकी अधिकतम गति कितनी है, 27 नॉट्स। 27 नॉट्स की बात कर रहा है। नॉट्स को बोला जाता है KNOTS, और नॉट्स का मतलब क्या होता है, नॉटिकल माइल पर हावर, यानी कि 27 नॉटिकल माइल पर हावर समुद्री जो गति होती है। जैसे अपन रोड पर चलने वाली स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटा में मापते हैं, उसी प्रकार से समुद्र की गति को नॉटिकल माइल प्रति घंटा के अंदर मापा जाता है। और एक नॉट का मतलब एक नॉटिकल माइल होता है। तो यहाँ पर 27 नॉटिकल माइल जो है इसकी स्पीड है, ये बात बिल्कुल सही है। और ये आगे कह रहा है कि ये स्वदेशी एकीकृत ब्रिज सिस्टम से लेस है, यानी कि ये इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम से लेस है। इसके खुद के अंदर इसका खुद का ब्रिज है, इसका मतलब ये वाली बात भी सही होगी। तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, राइट हो गया। और ये 27 नॉटिकल माइल की बात कर रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो एक नॉटिकल माइल में लगभग 1.8 किलोमीटर होते हैं। तो ये लगभग आपके 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकता है। हालांकि एग्जामिनर आपसे किलोमीटर प्रति घंटा पूछेगा नहीं, क्योंकि समुद्र की दूरी को जो है नॉटिकल माइल के अंदर ही मापा जाता है। सवाल के कंक्लूजन पे अगर हम पहुंचे, तो इसने पूछा है कि कौन कौन से कथन सही है। तो अपन ने देखा पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर द बेस्ट मेथड पढ़ने का। इसी प्रकार के मेथड से अगर आप चीजें पढ़ोगे, चीजें आपको लॉन्ग टाइम तक याद भी रहेगी, और एग्जाम के अंदर आप चीजों को सही भी करके आओगे। अगर आपने पूरे इत्मीनान से, पूरी शिद्दत से इस पूरे के पूरे सवाल को पढ़ा और इसको सॉल्व करने की कोशिश करी दिमाग लगा करके, बिना मेरे बताए, तो फिर आपका माइंड वहां पर चीजों को कैप्चर करने लग जाएगा कि यार, मतलब एग्जाम में जब आपसे चीज पूछी जाएगी, क्योंकि इस सवाल के अंदर सारी की सारी वही चीजें इन्वॉल्व की गई है जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, जिन फैक्ट के बारे में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। हमें, क्योंकि एग्जामिनर क्या चीज पूछ सकता है, उस अप्रोच को पकड़ना है, उसी अप्रोच को पकड़ करके पढ़ना है। और ये चीज कई बार विद्यार्थी के लिए सेल्फ स्टडी करते टाइम बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। विद्यार्थी के पास में 17-18 सब्जेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट को विद्यार्थी इतना टाइम देने लगेगा, 2-3 साल का वक्त लग जाएगा। और आपका एग्जाम पेपर है आपका अप्रैल के अंदर, तो आप इतना ज्यादा टाइम दे नहीं सकते। इसी वजह से आपको कुछ इंस्टीट्यूशंस के ऊपर या कुछ टीचर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और वो डिपेंडेंसी मैं मानता हूं कहीं ना कहीं पर सही भी है, क्योंकि आपके लिए वो मेहनत टीचर्स के द्वारा की जा रही है। तो वहां पर आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वहां पर अपना प्रॉपर फीडबैक देके उन टीचर्स को भी डे बाई डे अपना आप में इंप्रोवाइज करने के लिए, सुधार करने के लिए जो है एक तरीके से आपकी तरफ से सजेशन देते रहे। तो इस सवाल का राइट आंसर हो गया आपके ऑप्शन नंबर सी, ये राइट आंसर हो गया। अब देखो यहां पर इसके आगे मैंने इसका पूरा का पूरा एक एक्सप्लेनेशन भी ऐड किया है। और ये एक्सप्लेनेशन इसलिए जरूरी है बिकॉज इस सवाल में अगर कोई चीज छूट गई है तो वो आपके एक्सप्लेनेशन के अंदर आ जाएगी। जैसे कि इस पोत का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है, न कि जीआरएससी के द्वारा। इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आ गया। और इस यार्ड के अंदर या इस जहाज के अंदर 60% से अधिक सामग्री स्वदेशी है। आजकल ये वाली चीज भी एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि कौन से जहाज के अंदर या कौन सी डील के अंदर कितना मटेरियल हम इंडिजीनियस यूज कर रहे हैं, स्वदेशी यूज कर रहे हैं। क्योंकि स्वदेशी अपनाओ की चीज चल रही है, ये वाला मिशन चल रहा है, पहल चल रही है, जिसके तहत ही मोदी जी बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं भारत के अंदर। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी चीजें ऐसी की जा रही कि भारत के अंदर ही आप प्रोडक्शन करो, भारत में यूज होने वाली चीजों को। तो यहाँ पर इसके अंदर 60% स्वदेशी चीजें यूज हुई है। और इस जहाज को समुद्री क्षेत्रों की निगरानी करने के लिए, तटीय गश्त लगाने के लिए, यानी कि भारत के आसपास के जो तट है वहां पर गश्त करने के लिए, तस्करी रोधी, अगर किसी प्रकार की तस्करी की जा रही है उसको रोकने के लिए, एंटी तस्करी भी बोला जाता है, समुद्री डकैती रोधी और खोज एवं बचाव, सर्च एंड रिकवरी के लिए इस जहाज को यूज किया जाएगा। यानी कि ये मल्टी मिशन जहाज है साथियों, मल्टी मिशन कार्य कर सकता है।
अब समझ गए, ये वाला जहाज वॉरशिप नहीं है, ये युद्ध लड़ने का काम नहीं करेगा। ये समुद्र के अंदर अगर कोई चोरी डकैती की जा रही है या फिर कोई तस्करी की जा रही है, उन चीजों के ऊपर नजर रखने का, उन चीजों को रोकने का काम करेगा। हमारे कोस्टल एरियाज की ये रक्षा करने का काम करेगा। जिस प्रकार से इंडियन नेवी, इंडियन जो आर्मी होती है वो भारतीय तटीय सीमा की, या एक तरीके से कह लो भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी रक्षा करती है, उसी प्रकार से ये वाले जहाज जो है इंडियन नेवी के, ये आपके तटीय सीमा की रक्षा करेगी, समुद्र के साथ अटैच होने वाली भारत की सीमा की रक्षा करेगी। तो यहां पर ये इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था। अब बढ़ते हैं अपन अपने अगले प्रश्न की ओर। और आपको अगर इस क्लास का बेस्ट और मैक्सिमम आउटपुट लेना है तो एक तरीका मैं आपको बताऊं, जैसे ही मैं ये सवाल नेक्स्ट सवाल के ऊपर लेके आऊं, आप वीडियो को इसी जगह पर पॉज करो, पहले पूरे के पूरे सवाल को पढ़ो, आप खुद पढ़ करके आप कोशिश करो फिगर आउट करने की कि आप इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट को फिगर आउट कर पा रहे हो, पहचान पा रहे हो। बिकॉज फरवरी आ गया है और तो आपने अक्टूबर का करंट अफेयर्स तो ऑब्वियसली पढ़ ही लिया होगा। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, तैयारी कर रहे हो, तो कहीं से भी पढ़ो, आपने पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो भी खतरे की बात नहीं है। आपको मैं तरीका बता रहा हूं कि आपको वीडियो को यहीं पर रोक करके इस सवाल को ध्यान से पढ़ना है। सवाल को ध्यान से पढ़ के कोशिश करो, आपको जितने स्टेटमेंट इसमें से आ रहे हैं वो उनको राइट करो। उसके बाद मैं जो एक्सप्लेनेशन समझा रहा हूं उसको देखो। ऐसे अगर आप करोगे तो आपका दिमाग जो है ना वो डॉट्स कनेक्ट करेगा एग्जाम के अंदर बैठे बैठे जब आप सवाल सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम में भी आपसे सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो आपको वो डॉट कनेक्ट करना सीखना है। यहाँ पर अभी ये प्रैक्टिस का समय है, तो ये प्रैक्टिस अपने माइंड की इस प्रकार से करवा लेनी है कि एग्जाम में बैठे बैठे सवाल को पढ़ते ही आपके माइंड के द्वारा उन डॉट्स को कनेक्ट कर लिया जाए और आप कॉमन सेंस का यूज करते हुए भी अपने सवाल का जो है राइट आंसर टिक कर पाए। देखो अगला जो सवाल है, भारतीय तटरक्षक बल, ये वापस से वही इंडियन कोस्ट गार्ड की बात कर रहा है, कोस्ट गार्ड फोर्स जो है, इसके नवनियुक्त गश्ती पोत, इस बार भी गश्ती पोत की बात कर रहा है, पेट्रोल वेसल की बात कर रहा है। एक का नाम है अजीत, दूसरे का नाम है अपराजित। इनके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसने साफ साफ पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, ये बता दो। 4 स्टेटमेंट आपके सामने है, इसमें से 3 सही है, एक स्टेटमेंट गलत है। आओ अपन ढूंढते हैं कौन सा गलत है। पहले आप वीडियो को यहीं पर रोक करके अपना आंसर टिक कर लो। पहला कह रहा है इनका जलावतरण 24 अक्टूबर 2025 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किया गया है। ये वाली बात सही है क्या? बिल्कुल, ये वाली बात तो 100% सही है। गोवा शिपयार्ड जो लिमिटेड है इसके द्वारा ही तो इसका निर्माण किया गया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है कहां पर? गोवा के अंदर ही है। और 24 अक्टूबर 2025 को इनको समुद्र में क्या किया गया है? जलावतरण किया गया है। जलावतरण करना और कमीशन करना एक ही बात है। इंडियन नेवी को सौंपा जाता है वो अलग बात है, बाकी चाहे जलावतरण करवाओ चाहे उसको कमीशन कर दो, यानी कि समुद्र के अंदर उसको आपने उतार दिया है। दूसरा कह रहा है ये 8 गश्ती नौकाओं की श्रृंखला में से पहले और दूसरे पोत है। अब देखो, जो आपका आईसीजीएस अक्षर था वो अदम्य श्रेणी का जहाज था, उसके अंदर भी क्या थी? टोटल 8 जहाज आनी थी। अब ये जो जहाज है ना, अजीत और अपराजित, अजीत और अपराजित, आप हिंदी भी पढ़ते हो एसआई के अंदर, इन दोनों वर्डों को तोड़ करके भी देख लेना, दोनों वर्ड्स को क्या क्या इनका संधि विच्छेद हो रहा है। अजीत और अपराजित यानी कि नए पराजित होने वाले ये जहाज है, जो कि इस वाली श्रेणी के अंदर भी टोटल 8 जहाज समुद्र के अंदर उतारने थे। उसमें से ये कह रहा है कि ये दोनों जहाज पहले और दूसरे नंबर के, तो यहां पर ये वाला स्टेटमेंट गलत है। अजीत और अपराजित 7वें और 8वें नंबर के जहाज है, टोटल 8 जहाज उतारे जाएंगे। ये वाले भी क्या है? आईसीजीएस है, इंडियन कोस्टल गार्ड शिप है आपके, ये भी इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है ये भी। आईसीजीएस बोला जाएगा इसको भी, आईसीजीएस अजीत और आईसीजीएस अपराजित, इन दोनों का जलावतरण भी आपके अक्टूबर महीने के अंदर ही किया गया है। इनकी कैटेगरी अलग है, ध्यान रखना। अदम्य श्रेणी के अंदर आईसीजीएस अक्षर आता है, जो कि दूसरे नंबर का जहाज है। यहां पर ये तो भाई साहब पूरी की पूरी कैटेगरी कंप्लीट हो रही है। टोटल 8 जहाज आने थे, तो 7वें और 8वें नंबर की जहाज है, 7वां और 8वां है, दूसरा और पहला नहीं है। दैट मींस ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। इन पोतों में पहली बार कंट्रोलेबल पिच प्रोपलर तकनीक का उपयोग किया गया है। अब देखो, ऐसे टेक्निकल जो वर्ड्स होते हैं ना, विद्यार्थी के पास सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि वो ऐसे टेक्निकल वर्ड्स को लंबे टाइम तक याद नहीं रख सकता। तो इस चीज को आप तोड़ करके समझ लो। क्या कह रहा है? कंट्रोलेबल पिच प्रोपलर, सीपीपी बोला जा रहा है, यानी कि ये क्या है? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है साथियों, जिस टेक्नोलॉजी को इस जहाज के अंदर इनबिल्ट किया गया है। और ये टेक्नोलॉजी किस काम में आती है? नाम है इसका कंट्रोलेबल पिच प्रोपलर। बेसिकली आपका जो इंजन होता है जहाज का, उस जहाज के इंजन के लिए प्रोपलर वर्ड यूज किया जाता है, और ये कंट्रोलेबल पिच प्रोपलर है। दैट मींस जहाज का जो इंजन है ना, उस इंजन की स्पीड को, उस इंजन की डायरेक्शन को आप कंट्रोल कर सकते हो। समुद्र के अंदर जो जहाज चलता है, उस चलते चलते जहाज को एक जगह आप रोक सकते हो, जहाज को आप यू टर्न दिलवा सकते हो। जैसे आप कई बार समुद्र के अंदर क्या कर रहे हो? गश्त लगा रहे हो, आपको पता चला यार आप सामने जा रहे हो, पीछे किसी प्रकार की कोई डकैती हो रही है या समुद्र के अंदर किसी प्रकार की कोई अवैध गतिविधि हो रही है, आपको जहाज को तुरंत टर्न करना है। तो वो टेक्नोलॉजी इसके अंदर है, जिसको बोला जाता है सीपीपी टेक्नोलॉजी, कंट्रोलर पिच प्रोपलर।
ये इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो पुराने जहाजों के अंदर नहीं हुआ करती थी। अभी नए जितने भी जहाज आ रहे हैं समुद्र के अंदर, पेट्रोल वेसल, उनके अंदर ये वाली टेक्नोलॉजी इनबिल्ट की जा रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये तकनीक भी इंडिजीनियस तकनीक है, भारत के द्वारा अपनी खुद की बनाई गई ये तकनीक है। इस तकनीक को आपके आईसीजीएस अजीत और अपराजित दोनों के अंदर इनबिल्ट किया गया है। ये वाला स्टेटमेंट भी आपका राइट है। इनका मुख्य कार्य क्या है? तट के ऊपर गश्त लगाना, तस्करी रोधी और बचाव अभियान, यानी कि जो रिकवरी मिशंस होते हैं उनको चलाना। अगर किसी प्रकार की हो जाती है दुर्घटना, समुद्र के अंदर कोई जहाज डूब जाता है, चाहे वो जहाज किसी भी प्रकार का हो, युद्ध वाला हो या अदर किसी प्रकार का हो, तो उन जहाजों की रिकवरी करने के लिए, वहां पर सहायता करने के लिए, आपदा रोधी कार्य करने के लिए और तस्करी को रोकने के लिए ये वाला जहाज काम में आता है। और एक जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है तटीय गश्त करने का, यानी कि इंडिया के जो कोस्टल कोस्ट है, एक तरीके से तट है, समुद्र तट, वहां पर रक्षा करने के लिए ये रेगुलर गश्त लगाता रहेगा। जैसे इसको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि मुझे यहां जाकर के रिकवरी करनी है, आपदा रोधी काम करना है, ये वहां भी पहुंच जाएगा। और इंडियन नेवी इसके अंदर बेसिकली पूरे तरीके से इन्वॉल्व होती है। गलत कथन पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो गया, बिकॉज टोटल 8 जहाज आने थे, उसमें से 7वें नंबर का जहाज आपका अजीत हो गया और 8वें नंबर का जहाज आपका अपराजित हो गया। ये वाली बात भी ध्यान रखोगे। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन देख लो, आईसीजीएस ही बोला जा रहा है इसको, आईसीजीएस अजीत और आईसीजीएस अपराजित इस श्रृंखला के 7वें और 8वें नंबर के जहाज है। अब देखो यहां पर आपके सामने 7वें और 8वें नंबर के हैं, ये बात भी पूरी डिटेल के अंदर लिख दी है। जो आपने सवाल पढ़ा, इस सवाल का एक्सप्लेनेशन जब आप देखोगे कंप्लीटली आपके माइंड के अंदर क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाएगी। अगला कह रहा है इस पोत का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ध्यान रखोगे जो आईसीजीएस दोनों थे पिछले वाले, अक्षर था, उसका निर्माण भी इसी ने करा है और अजीत और अपराजित का निर्माण भी इसी ने करा है। सीपीपी समावेशन, यानी कि इसके अंदर कंट्रोलर पिच प्रोपलर यूज की गई है तकनीक। ये बहुत बेहतर गतिशीलता और प्रणोदन दक्षता के लिए नियंत्रण पिच प्रोपलर से सुसज्जित है, यानी कि ये वाली टेक्नोलॉजी इसके अंदर इनबिल्ट है। इसकी भूमिका क्या है? तो ये फिशरीज संरक्षण करेगा, तटीय गश्त, तस्करी रोधी, समुद्री डकैती रोधी, खोज और बचाव अभियानों के लिए विविध भूमिकाओं को निभाने का काम करेगा। इन सारे कामों को करने में ये सक्षम है। माइंड में क्लैरिटी आई? अक्षर, अजीत और अपराजित तीनों ही आईसीजीएस है, तीनों ही आपके तस्करी को रोकने का काम करते हैं, गश्त लगाने का काम करते हैं, और तीनों का ही निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। बट आईसीजीएस अक्षर जो है वो आपके अदम्य श्रेणी का दूसरा जहाज है, जबकि अजीत और अपराजित ये टोटल 8 जहाज आने थे, उसमें से 7वीं और 8वीं कैटेगरी के 7वें और 8वें नंबर के जहाज है। याद रखने लायक चीज क्या है? याद रखने लायक चीज बस आपकी यही है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है। एक तो आपकी इसका निर्माण किसने करा है और टेक्नोलॉजी कौन सी इसके अंदर यूज हुई है। चलो बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय नौसेना के नए पोत, नया पोत एक आया है आईएनएस माहे। देखो यहां पर इसका नाम क्या आया है? आईएनएस माहे। और ये माहे क्या है? माहे मैंने अभी आपको बताया था, पीछे जगह है, कहां पर? पुदुचेरी की एक जगह है माहे। माहे कहां पर? केरल के अंदर। और इसका यामान जो है वो कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर। और कराईकल कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर। तो यहां पर ये माहे जो है एक तरीके से बंदरगाह भी है पुदुचेरी का, जो पुदुचेरी के अंदर आता है। पुदुचेरी के अंदर माहे ये बंदरगाह भी है। इसके नाम पर ही, इस माहे बंदरगाह के नाम पर ही इस जहाज का नाम भी आईएनएस माहे रखा गया है। तो इस आईएनएस माहे के बारे में बात कर रहा है, इंडियन नेवल शिप है ये, यानी कि ये वॉरशिप है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करो और फिर ये बताओ कि कितने कथन आपके सही है। देखो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपन, ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड सीएसएल के द्वारा निर्मित है और एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट श्रेणी का पहला पोत है। यानी कि ये क्या है? ये एक वॉरशिप है, ये एक युद्ध पोत है, ये पेट्रोल वेसल नहीं है, ये वॉरशिप है। इसका शॉर्ट के अंदर इसको बोला जाता है एएसडब्ल्यूसी, यानी कि एंटी सबमरीन वॉरशिप। वॉरशिप इसको क्यों बोल रहे हैं? वॉरफेयर या वॉरशिप, क्योंकि युद्ध करने के काम में आ रहा है। ये युद्ध पोत है, शेलो वाटर क्राफ्ट है ये, यानी कि ये पानी के अंदर चलने वाला शेलो वाटर क्राफ्ट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि छितरे जल के अंदर भी चल रहा है। अगर जल की मात्रा कम है समुद्र के तट से, तल से, तो भी उसके अंदर भी ये चल सकता है। और एंटी सबमरीन इसको क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि आपने देखा होगा दुश्मन के द्वारा बहुत सारी सबमरीन जो है, जिनको पनडुब्बी बोला जाता है, वो समुद्र के अंदर छोड़ी जाती है और उस पनडुब्बी से आपके टॉर्पेडो छोड़ा जाता है, जो कि हमारे जहाज को समुद्र के अंदर ही अंदर चल करके आके नष्ट कर देता है। जैसे मान लो ये समुद्र की अगर सतह है और हमारा जहाज यहाँ पर चल रहा है, दुश्मन ने अपनी पनडुब्बी छुपा रखी है यहाँ पर, इस पनडुब्बी से वो क्या छोड़ेगा? टॉर्पेडो छोड़ेगा।
टॉर्पीडो क्या है? तो टॉर्पीडो एक तरीके से मिसाइल जैसी संरचना का ही एक हथियार होता है जो कि पानी के अंदर गति करने के लिए बनाया गया है, जिसको पनडुब्बी से दागा जाता है। ये टॉर्पीडो आएगा और अपनी जहाज के क्या कर देगा? अटैक करके जहाज को खत्म कर देगा। तो एंटी सबमरीन इसको इसलिए बोला जाता है कि सबमरीन से भी इसको खतरा नहीं है। इसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी इनबिल्ट की गई है कि इस सबमरीन के द्वारा, इसके आसपास कोई सबमरीन होगी उसका पता इसको चल जाएगा और इसके द्वारा अगर किसी भी प्रकार की हरकत की जाती है तो उसको भी ये कंट्रोल कर सकता है, उसको भी ये काउंटर कर सकता है। इसलिए इसको एंटी सबमरीन वॉरफेयर बोला जाता है। ये शेलो वाटरक्राफ्ट है और इस वाली कैटेगरी के अंदर ये पहला जहाज है। क्या? बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट आपका इसका राइट हो गया। समझ गए बात को? दूसरी बात कह रहा है कि इस पोत का नाम पुदुचेरी के एक ऐतिहासिक बंदरगाह के नाम पर रखा गया। बिल्कुल, मैंने अभी आपको क्या बताया? आईएनएस माहे। माहे आपकी पुदुचेरी के अंदर जगह है, फर्स्ट वाले सवाल में बता चुका हूं। तो ये ऐतिहासिक जो बंदरगाह है इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया। ये वाली बात भी सही है। इस पोत के निर्माण में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये वाली भी बिल्कुल सही बात है। आपने पीछे देखा होगा, आपका जो आईसीजीएस अक्षर था उसके अंदर 60% स्वदेशी सामग्री यूज हुई है। और स्वदेशी सामग्री जब यूज होती है तो भारतीय जनता को वहां पर रोजगार के अवसर मिलते हैं, क्योंकि इन जहाजों के अंदर जो छोटे छोटे इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं वो एक जगह नहीं बनते हैं, अलग अलग जगह से मंगवाए जाते हैं। 60% इंडिजीनियस का मतलब 60% भारत में बने हुए प्रोडक्ट इसमें लगे हैं, बाकी 40% चीजें हमें अदर देशों से इंपोर्ट करनी पड़ी है, यहाँ पर उनसे खरीदनी पड़ी है। दैट मीन्स हमें अपना पैसा उनको देना पड़ा है, वहां पर अपना फॉरेक्स रिजर्व भी कम होता है। हम जितना ज्यादा इंपोर्ट करते हैं चीजों को उतना अपना फॉरेक्स रिजर्व गिरता जाता है, क्योंकि हम दूसरे देशों से चीजें खरीद रहे हैं तो पैसा हमें उनको देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर वो चीज एक तरीके से अच्छी नहीं होती, इसीलिए स्वदेशी अपनाओं की पहल चल रही है ताकि भारत को जो है डेवलप्ड इकोनॉमी बनाया जा सके, भारत को फास्ट ग्रो करवाया जा सके। तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। इसकी विस्थापन क्षमता लगभग 320 टन है। विस्थापन क्षमता मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह पर कितने वजन को लेकर के जा सकता है, ये कह रहा 320 टन इसकी विस्थापन क्षमता है। गलत बात है साथियों, इसकी विस्थापन क्षमता है 1100 टन। कितनी है? 1100 टन। 320 टन किसकी है? तो अभी जो अपन ने पीछे आईसीजीएस अक्षर, अजीत और अपराजित पढ़ा था, उन तीनों की क्षमता लगभग 310, 320, 300 टन के आसपास है। यानी कि वो उतना ही वजन एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जबकि ये जो आईएनएस माहे है आपका, जिसको आपके किसने निर्मित करा है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने निर्मित करा है। ध्यान रखना, इसको अभी तक कमीशन नहीं किया गया समुद्र के अंदर। यहां पर ये बात आई है कि ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। समझ के बाद? तो यहां पर ये चौथा स्टेटमेंट गलत हो गया। इसने पूछा कौन से कथन सही है, तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां देखोगे इस पोत की विस्थापन क्षमता कितनी है? 1100 टन की विस्थापन क्षमता है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड सीएसएल के द्वारा, जो कि कोची के अंदर है, इसके द्वारा इस एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट को क्या किया गया है? बनाया गया है। और इस वाटरक्राफ्ट श्रेणी का ये जो पोत है आईएनएस माहे, ये भारतीय नौसेना को 23 अक्टूबर को सौंपा गया है। अब देखो, इसको कमीशन नहीं किया गया। आईएनएस माहे को कमीशन करना मतलब इसका जलावतरण नहीं करा है। अगर अपन हो सकता है नवंबर या दिसंबर का करंट अफेयर पढ़ेंगे, उसमें ये चीज भी अपन को सुनने को मिले कि आईएनएस माहे का जलावतरण कर दिया गया है। तो एग्जामिनर आपको सुपर कंफ्यूज करने के लिए ये चीज भी पूछ सकता है कि इसका जलावतरण कब किया गया है। आप कहोगे हमें तो एनआर सर ने पढ़ाया था अक्टूबर महीने के अंदर, मतलब अक्टूबर महीने में कमीशन कर दिया। नहीं, आपने अगर एनआर सर की पूरी बात ध्यान से सुनी होगी तो आप सवाल को सही कर पाओगे। एनआर सर ने आपको यह पढ़ाया है कि अक्टूबर महीने में इसको भारतीय नौसेना को सौंपा गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो कि एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसके द्वारा इसका निर्माण करके नौसेना को सौंप दिया। भाई साहब आप चेक कर लो, हमने हमारी तरफ से पूरा बना दिया है। अब इसकी प्रॉपर चेकिंग होगी, सारे के सारे और सिस्टम इसके अंदर इनबिल्ट किए जाएंगे नौसेना के द्वारा, अपना खुद का सिस्टम वगैरह। उसके बाद इसको जलावतरण किया जाएगा, कमीशन किया जाएगा। तो अक्टूबर में कमीशन नहीं करा इसको, अक्टूबर में तो भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। अच्छा, इसकी विशेषताएं क्या क्या है? तो इसका आमाप यानी कि इसकी साइज कितनी है? तो लगभग 78 मीटर तो इसकी ऊंचाई है। ये जो जहाज है यहां से इसकी ऊंचाई कितनी है? 78 मीटर तो इसकी ऊंचाई है। इसके अंदर हथियार कौन से? इसके अंदर टॉर्पीडो है। टॉर्पीडो मैंने आपको बताया, टॉर्पीडो क्या होता है? जो पनडुब्बी के अंदर रहता है और समुद्र के अंदर चलता है। एक तरीके से ऐसा समझ लो, पानी के अंदर गति करने वाली मिसाइल, उसी को टॉर्पीडो आप बोलोगे। मिसाइल क्या करते हो आप? मिसाइल को आपने यहां से दागा, दाग करके जाके वो अपने लक्ष्य को हिट कर रही है। मिसाइल हमेशा ऊपर से हिट करती है, टॉर्पीडो हमेशा नीचे से हिट करता है, क्योंकि वो पानी के अंदर मूवमेंट करता है। मिसाइल कभी भी पानी के अंदर नहीं चल सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा मिसाइल चलती है पीछे से आग छोड़ती है। अगर वो आग छोड़ेगी तो पानी के अंदर तो वो आग बुझ जाएगी, मिसाइल आगे नहीं बढ़ेगी। इसके लिए अलग प्रकार का इंजन और ईंधन यूज करना पड़ता है। ये टॉर्पीडो पानी के अंदर गति करने के लिए बनाया जाता है। पनडुब्बी रोधी रॉकेट यानी कि पनडुब्बी रोधी एंटी सबमरीन रॉकेट इसके अंदर होते हैं। उन्नत बारूदी सुरंग,
बिछाने की क्षमता, यानी कि ये बारूद की सुरंग भी बिछा सकता है आपके वहां पर। और इसके अंदर ये उन्नत रडार और सोनार से लैस है। सोनार प्रणाली क्या होती है आपको पता है? इस जहाज के द्वारा अल्ट्रासाउंड कुछ आपके निकाली जाती है वेव्स, और वो आपके ऑब्जेक्ट से टकरा करके वापस इसके पास लौटती है, जिससे इसको उस ऑब्जेक्ट का साइज और दूरी वगैरह पता चल जाती है। और रडार भी इसके अंदर है, इसको ये भी पता रहता है कि इसके आसपास और कौन कौन से जहाज है और ये कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, डायरेक्शन वगैरह सारी चीजें इसको पता चलती है। तो एडवांस टेक्नोलॉजी का सोनार और एडवांस टेक्नोलॉजी का रडार इसके अंदर इनबिल्ट होता है। समझ गए बात को मेरी? तो ये आपके एडवांस टेक्नोलॉजी का माहे हैं। जैसे अगर अब आपको आईएनएस माहे के बारे में शॉर्ट नोट्स बनाने हो तो आप क्या करोगे? आप सीधा लिखोगे आईएनएस माहे। वरना देखो, अगर आप आईएनएस माहे के बारे में चीजें पढ़ते हैं ना, आपको ऐसे याद नहीं रहती। लेकिन अगर आपने इस प्रकार का प्रश्न पढ़ लिया, उस प्रश्न को सोल्व कर लिया, तो चीजें आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। सबसे पहली बात, इस आईएनएस माहे का निर्माण किसने करा है? तो आपको निर्माण सीधा सीधा याद रखना है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि नौसेना को इसको कब सौंपा गया है, तो आपको अक्टूबर का महीना जरूर याद रखना है कि अक्टूबर 2025 के अंदर इसको नौसेना को सौंप दिया गया है। अगर आपको इसकी लंबाई पूछ ली जाए तो आप 78 मीटर ध्यान रखोगे। ये कितना वजन ले जा सकता है? 1100 टन आप याद रखोगे, है ना। इसके अलावा आपसे पूछा जाए तो ये क्या है? ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर वाटर शेलो क्राफ्ट है। ये आपका, ये पूरा का पूरा नाम इसका याद रखना है। इस कैटेगरी का ये फर्स्ट यानी कि पहला ही जहाज है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका नाम माहे क्यों रखा है, तो आपके पुदुचेरी के अंदर क्या है? एक प्राचीन बंदरगाह है। उस पुदुचेरी की प्राचीन बंदरगाह के आधार पर इसका नाम रखा गया है, प्राचीन बंदरगाह। तो मैंने आपको जितनी ही चीजें पढ़ाई है यहाँ पर इन सवालों के अंदर, अगर आप इन सवालों की पीडीएफ के लिए इंतजार नहीं कर सकते तो आप इस प्रकार के शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। लास्ट टाइम में जस्ट आपको ये शॉर्ट नोट्स रिवाइज करके जाने होंगे। तो इस प्रकार से इसके बारे में जितनी भी चीजें हैं, सारी की सारी चीजों को आप अपने नोट्स के अंदर ऐड कर सकते हो। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रख लेना। 80% जो है इसके अंदर इंडिजीनियस जो है सामग्री आपकी यूज की गई है। और यहाँ पर एक सूचना आपको मैं और भी दे देता हूं, जो आपके मन में मुझे पता है अभी तक आपके सवाल उठ रहा होगा। बहुत सारे साथियों ने जाकर के कमेंट भी कर दिया होगा कि सर इसकी पीडीएफ हमें कहाँ मिलेगी। जनरली मैं इसकी पीडीएफ आपको कहाँ देता हूं, तो अपना जो क्वालिटी एजुकेशन आरएस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पर, या फिर क्वालिटी एजुकेशन के एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल वाली पीडीएफ सेक्शन में दे देता हूँ। इसकी भी पीडीएफ मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं दूंगा। पूछो क्यों? क्यों नहीं दूंगा इसकी पीडीएफ? नहीं दूंगा, मेरी मर्जी। अब मेरी मर्जी यहाँ पर क्यों है, क्यों नहीं दूंगा, सुनना बात को ध्यान से। ये वाले जो सवाल है ना, इस प्रकार के आप सवाल देख रहे हो, जैसे हमने पूरा का पूरा सवाल पढ़ा इस प्रकार के स्टेटमेंट का, क्या कौन सा कथन सही है ये पूछा है, तो ये वाले 3 सही है, चौथा गलत है तो क्यों गलत है उसके बारे में पूरी बात दे दी कि ये गलत इस वजह से क्योंकि इसकी क्षमता 1100 टन है, यहाँ पर इसने इसकी क्षमता 320 टन बता दी थी। इस प्रकार के सवाल बना करके आपके लिए एक किताब मैंने ऑलरेडी मार्केट के अंदर निकाल रखी है, जिसका नाम है ज्ञानास्त्र। इसके बारे में बता देता हूं। जो इसकी पीडीएफ के लिए परेशान हो रहे हैं, आगे के सेशन को आप शांति से देख पाओ, बिना समस्या के देख पाओ, और माइंड में एक क्लैरिटी रखो कि यार इसकी पीडीएफ के लिए आपको परेशान नहीं होना है। अगर आप मार्केट से अभी तक ये किताब नहीं लेके आए हो, मैं बता देता हूं इसके बारे में आपको, हालांकि मैंने सबसे पीछे उसको ऐड करा है। ये आपकी ज्ञानास्त्र है। ज्ञानास्त्र के नाम से ये करंट अफेयर्स की आपकी एमसीक्यू बुक आ रखी है प्यारे साथियों मार्केट के अंदर। इस एमसीक्यू बुक के अंदर मैंने आपके लिए टोटल 7 सेगमेंट के अंदर पूरा का पूरा करंट अफेयर्स आपको दे रखा है, जिसमें एक सेगमेंट इंटरनेशनल का है, एक सेगमेंट नेशनल का है, उसके बाद में राजस्थान का सेगमेंट है, उसके बाद में स्पोर्ट्स का है, उसके बाद में टेक्नोलॉजी का है, उसके बाद में आपके पर्टिकुलर जो पर्सनैलिटीज एंड अवार्ड्स वाला सेगमेंट है, और एक सेगमेंट इसमें स्पेशली योजना या भारत सरकार के द्वारा कोई सी भी पहल चलाई गई है उसके ऊपर है। तो इस वाली बुक के अंदर मैंने आपको जो टेक्नोलॉजी का सेगमेंट दे रखा है ना, मंथ वाइज दे रखा बकायदा। सबसे पहले आपको दिसंबर का मंथ दे रखा है इंटरनेशनल का, उसके बाद में इंटरनेशनल का नवंबर मंथ दे रखा है, उसके बाद में इंटरनेशनल का अक्टूबर मंथ दे रखा है। जब आप जाकर के टेक्नोलॉजी वाला सेगमेंट देखोगे, उसमें भी दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर इस प्रकार से महीने दिए हुए हैं। तो वहां पर मैंने आपको जो अक्टूबर महीने के अंदर क्वेश्चंस दिए हैं, वही सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर सोल्व करवा रहा हूँ। तो पीडीएफ के लिए परेशान मत होना। ये आपकी जो ज्ञानास्त्र है मार्केट में आपको अवेलेबल करवा रखी है, मात्र 90 रुपए के अंदर आपको ये अवेलेबल हो रखी है। और 100 पेज की ये किताब है। कितनी? 100 पेज की। 100 पेज के अंदर आपके 3 महीने का करंट अफेयर्स बकायदा। इसको एसआई और आरएस एग्जाम को, यानी कि आरपीएससी जिस प्रकार के अभी प्रश्न पूछ रही है ना, उसी प्रकार के प्रश्न बना करके उन्हीं रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके इस किताब को आपके तैयार किया गया है। मेरे साथ 3 मेंबर्स ने और मेरी टीम ने बहुत इसके ऊपर एफर्ट लगाए, मेहनत करी है, तब जाकर के ये किताब आपकी निकल करके आई है और ये मार्केट में आपके लिए अवेलेबल है। इसको आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो, अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन परचेस करने का, और इसे आप किसी भी ऑफलाइन बुक स्टोर से भी परचेस कर सकते हो। अगर आपको ये कहीं पर नहीं मिले तो आपको मैं एक नंबर दे रहा हूं, इस वाले नंबर पर आप मैसेज कर देना। चलो ये वाला नंबर नोट कर लो, 8852 8852 899123, है ना।
अगर आपके पास कहीं पर ऑफलाइन ये किताब नहीं मिलती है, ऑफलाइन वैसे 90 रुपीज में मिल जाएगी, इससे ज्यादा पेमेंट इसका आपको नहीं देना है। 100 पेज की किताब है, अगर 100 पेज का प्रिंट आप निकलवाओगे तो उसके आपके 100 रुपए लग जाएंगे सीधे सीधे। आजकल बहुत सारे लोग फोटोकॉपी के लिए भी 2 रुपए लेते हैं, तो वहां पर आपके उल्टा 200 रुपए इसके प्रिंटिंग की कॉस्ट पड़ जाएगी, जबकि 100 पेज की किताब केवल आपको 90 रुपए में मिल जाएगी। और अगर इसको आप ऑनलाइन ऑर्डर करोगे तो लगभग 40 टू 50 रुपीज आपकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसमें डिलीवरी चार्जेस भी लगेंगे। तो अगर आपको ऑफलाइन मिल रही हो तो बेटर है ऑफलाइन ले लो, किसी भी दुकान पे ना मिले उनको बोलो कि भाई मंगवा दो ये किताब हमारे लिए। एग्जाम से पहले पहले 3 महीने का करंट आपको ऑलरेडी दे दिया है, और जनवरी और फरवरी के एक स्पेशल एडिशन आपको और मिल जाएगा। 5 से 10 मार्च के बीच बीच में जनवरी फरवरी का स्पेशल एडिशन इसका और मिल जाएगा, वरना त्रैमासिक की है। तो 5 महीनों का पूरा करंट अफेयर्स आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आप अगर करंट अफेयर्स में केवल और केवल इन दोनों ज्ञानास्त्र को भी पढ़ के जाते हो ना, केवल ये 2 ज्ञानास्त्र, पहला अक्टूबर से दिसंबर, दूसरा जनवरी और फरवरी, तो भी आप 90% सवाल एग्जाम के अंदर सही करके आओगे। और बिल्कुल उसी अप्रोच के साथ में आप पढ़ोगे। देखो मेरे हाथ में ये किताब भी है, मेरे पास में यहाँ पर ये रही आपकी ज्ञानास्त्र। इस ज्ञानास्त्र के अंदर हर एक सवाल को आपके इसी प्रकार का बनाया गया, और बाकायदा मैं तो यहाँ पर इसमें जो आपको करवा रहा हूँ ना, वो केवल यहाँ पर एमसीक्यू करवाऊंगा। इसमें हर महीने के बाद में मिसलेनियस कैटेगरी और ऐड की गई है। जैसे अक्टूबर महीना खत्म होगा ना, अक्टूबर महीने के बाद में कुछ वन लाइनर फैक्ट जो टेक्नोलॉजी के छूट गए। टेक्नोलॉजी में हमने बाकायदा साइंस से रिलेटेड, बायोटेक से संबंधित, स्पेस, डिफेंस, नैनो, सारे टेक्नोलॉजी को इसके अंदर कवर करा हुआ है। जो कुछ वन लाइनर फैक्ट छूट गए उनको बाद में मिसलेनियस के नाम से, विविध फैक्ट के नाम से हमने वन लाइनर भी और दे रखे हैं हर महीने के एंड में, हर महीने के अंदर, हर सेगमेंट के एंड के अंदर। तो एक बेहतरीन तैयारी आपकी करवाने के लिए करंट अफेयर्स वाली बुक इनफ है, और इसको ला करके आप सामने रख लेना, और यहाँ पर यूट्यूब पर आकर के मेरे साथ इन चीजों को याद कर लेना। क्योंकि अगर आप केवल किताब पढ़ने बैठोगे उतनी ज्यादा चीजें आपके दिमाग में जाएगी नहीं, इन चीजों को पढ़ना भी जरूरी है। तो मेरे साथ यहाँ पर जुड़ करके पढ़ भी लेना। इसलिए अब मुझे लगता नहीं है कि इसकी पीडीएफ मुझे आपको देने की आवश्यकता है, क्योंकि पीडीएफ का प्रिंट निकलवाने के लिए घूमोगे इधर उधर, 5 महीनों की पीडीएफ का अलग अलग प्रिंट निकलवाओगे, वही आपके उतना ही 200-250 रुपए चार्ज लग जाना है। और उतने रुपए के अंदर तो 90 रुपीज में आपको ये किताब मिल जाएगी, जिसमें सारा कंप्लीट करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। और इसको पढ़ करके इसका रिव्यू जरूर दे देना, है ना। ये वाला जो नंबर मैंने आपको बताया, इस वाले नंबर पे इसका रिव्यू भी भेज देना अगर आपको लगता है, बिकॉज आप भी काफी टाइम से पढ़ रहे हैं, अलग अलग रिसोर्सेज से पढ़ रहे हैं। अगर आपको लगे कहीं पर कि सर इसमें ये वाली चीज और ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल, तो आपके सुझाव आमंत्रित है। हालांकि हम सब लोगों ने बैठ करके, हमारी एक्सपर्ट टीम ने डिसाइड करके इसके अंदर चीजें आपको दी है, फिर भी हो सकता है कोई नई चीज, नया आइडिया आपसे हमें पता चल जाए, जो और भी ज्यादा इस ज्ञानास्त्र को बेटर बनाने के अंदर कारगर साबित हो। तो वो आपके आइडियाज भी जरूर आप देना। इसके पीछे मैंने एक फीडबैक वाला सेगमेंट दे रखा है, उसके अंदर आप फीडबैक भेज सकते हो, या इस वाले नंबर पर भी आप अपना फीडबैक वीडियो रिकॉर्ड करके, मैसेज लिख के, जैसे कैसे भी भेज सकते हो। भेजना जरूर, ताकि पता चले आपके लिए और बेटर काम किया जा सके। तो ये ज्ञानास्त्र आपके पास होनी चाहिए। अब पीडीएफ के लिए आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल नहीं आना चाहिए। अच्छा, यहीं पर लगे हाथ में आपको एक जानकारी और भी दे देता हूं कि अपना जो एसआई का एमसीक्यू बैच चल रहा है ना, एमसीक्यू बैच ऑलरेडी चल रहा है एसआई वाला, इस एमसीक्यू बैच के अंदर अभी आपके ऑफर चल रहा है 35% का। कितना? 35% का ऑफर इसमें आपके चल रहा है। पेपर सेकंड जो है आपके एमसीक्यू बैच का, केवल और केवल अगर मैं पेपर सेकंड की बात करूं, अगर ये पेपर सेकंड जिसमें जीके जीएस कंप्लीट आपका कवर है, अगर आप हिंदी को छोड़ दो, तो इस वाले एमसीक्यू बैच की वैसे प्राइस 999 रुपए है, लेकिन अभी इसमें आपके 35% ऑफ चल रहा है। और जब आप कूपन कोड यूज करोगे NR35, तो इससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ध्यान रखना, अगर NR35 यूज करोगे तो ही ये आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। आपके ये आरएस के एग्जाम में भी काम में आएगा, अगर कोई एग्जाम देने जाओगे उसमें भी काम में आएगा। जीके जीएस में सारे सब्जेक्ट जो आपके 12-13 सब्जेक्ट है, टोटल सब्जेक्ट इसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको कवर करवाए जा रहे हैं। उसमें करंट अफेयर और टेक्नोलॉजी में खुद आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इस बैच के साथ आप जुड़ सकते हो। कूपन कोड बस यही वाला यूज करना, अदर कोई यूज कर लिया तो वहां पर मेरी गारंटी नहीं है कि आपको वैलिडिटी कितनी मिलेगी। वैलिडिटी अगर आप इसकी आपको 1 ईयर चाहिए तो कूपन कोड वहां जाकर के NR35 ही यूज करना। और एक्चुअली इस वाले बैच के साथ में टेस्ट सीरीज और इन्वॉल्व कर रखी है, बिकॉज टेस्ट सीरीज की अलग से प्राइस है। टेस्ट सीरीज आपकी 499 रुपए की है ना। 499 की टेस्ट सीरीज है, 999 का ये बैच है, टोटल 1498 रुपए का ये जो पूरा का पूरा कॉम्बो है, इस पर भी 35% आपको ऑफ मिल जाएगा, और मात्र 973 रुपए के अंदर आपको ये अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो जिन साथियों ने अभी तक टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस नहीं करी है, आप टेस्ट सीरीज के साथ भी जुड़ सकते हो, एमसीक्यू बैच के साथ भी जुड़ सकते हो। पढ़ सब कुछ लिया है, बस आपको रिवीजन करना है। बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न जैसे आरपीएससी पूछती है उसी प्रकार के प्रश्न। अभी मैं इस क्लास में जो आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, एवरी सिंगल क्वेश्चन आपके वन लाइनर नहीं है इसके अंदर। हर एक प्रश्न इस क्लास का, इस किताब का आपके इसी प्रकार के ऑब्जेक्ट वाला है, इसी प्रकार के कथन वाला है, जिसके अंदर 4-4 स्टेटमेंट देकर के आपसे पूछा हुआ है। यानी कि हमने ये कोशिश करी है कि एक सवाल और उसके एक्सप्लेनेशन के अंदर पीआईबी का पूरा एक डॉक्यूमेंट आपका कवर हो जाए। उस डॉक्यूमेंट में जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है उनको ऐसी लैंग्वेज में पिरो करके आपके सामने रखा जाए कि उस सवाल को सॉल्व करते करते पूरे डॉक्यूमेंट का सार आप पी जाओ, आपको सारी चीजें समझ आ जाए और आपको इधर उधर कहीं पर भी भटकना ना पड़े।
तो यहाँ पर जो है ये ज्ञानास्त्र आप लेके आ जाना, अपने पास में रख लेना, आराम से बढ़िया से इसकी तैयारी करना। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, अक्टूबर 2025 में भारत सरकार द्वारा घोषित विज्ञान और तकनीकी की पहलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। 3 कथन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको इन तीनों कथनों को पढ़ना है और ये बताना है कौन से कथन सही है, कौन कौन से कथन सही है। इस सवाल को फिर भी हमने थोड़ा सा इजी लेवल का रखा है। देखो, अक्टूबर 2025 में भारत सरकार ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित 3 नई पहल शुरू करी है, 3 नए इनिशिएटिव लिए हैं। इन तीनों इनिशिएटिव के बारे में आपको पढ़ना है। पहला कह रहा है प्रोजेक्ट नेबुला का उद्देश्य सुरक्षित संचार के लिए एक अंतर शहरी क्वांटम कंप्यूटिंग नेटवर्क स्थापित करना है। सही है क्या ये बात? बिल्कुल ये सही बात है। अक्टूबर के अंदर संसद में सरकार के द्वारा ये जो आपका प्रोजेक्ट नेबुला है, इस प्रोजेक्ट नेबुला को लॉन्च किया जाता है। ये बात सही है। क्या है प्रोजेक्ट नेबुला? ये एक सिक्योर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम बना रहा है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम सीधा सैटेलाइट से लिंक रहेगा और अपनी इंडियन नेवी को, इंडियन आर्मी को, इंडियन एयरफोर्स को एक तरीके से सिक्योर्ड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाएगा। यानी कि वहां पर किसी भी प्रकार का एनक्रिप्शन मतलब एनक्रिप्टेड रहेगा वो सारा का सारा डाटा, जिस वजह से किसी भी प्रकार का वायरस नहीं आ सकता, साइबर अटैक नहीं हो सकता, वो चीजें हैक नहीं हो सकती है। तो ये सुरक्षित संचार स्थापित करने के लिए एक अंतर शहरी क्वांटम कंप्यूटिंग नेटवर्क ये स्थापित करने के लिए प्रोजेक्ट नेबुला शुरू किया गया है। आपसे एक तो ये पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट नेबुला को लॉन्च कब किया गया, शुरू कब किया गया? तो अक्टूबर 2025 में किया गया। दूसरा ये पूछा जा सकता है ये क्या काम आएगा? तो प्रोजेक्ट नेबुला बेसिकली जो आपका क्वांटम कंप्यूटिंग नेटवर्क है, इसको एस्टेब्लिश करने के लिए एक सिक्योर्ड कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए शुरू की गई एक पहल है, जो भारत सरकार के द्वारा अक्टूबर में शुरू की जाती है। अगला है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। इसको आप जानते हो, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, जीआईपी के नाम से भी जानते हो। शॉर्ट में अगर आपको जीआईपी लिखा हुआ दिखे तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत अक्टूबर 2025 तक 50,000 भारतीय जीनोम का अनुक्रमण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसको बोला जाता है साथियों जीनोम सीक्वेंसिंग, आईजीएस भी बोला जाता है, इंडियन जीनोम सीक्वेंसिंग। यानी कि भारतीय जो लोग हैं, उन भारतीय लोगों के अंदर किस प्रकार के जीन्स पाए जाते हैं, उन जीन्स की स्टडी करना, उन जीन के सीक्वेंस को समझना, अनुक्रमण को समझने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। और इस जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत अक्टूबर 2025 तक 50,000 लोगों का जो जीन का डाटा है, उसको जीनोम का सीक्वेंस अनुक्रमण पूरा कर लिया, यानी कि उनके जीन को स्टडी कर लिया कि इनके जीन किस प्रकार के। क्यों किया जा रहा है स्टडी? जैसे आपके आधार कार्ड के अंदर आपकी फिजिकल सारी डेट्स चीजें मेंशन होती है, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस। वैसे ही इस जीनोम प्रोजेक्ट के तहत जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, उसमें आपकी आईडी के अंदर आपके जीन्स जो है वो किस प्रकार के जीन्स है, क्या क्या उनकी स्पेसिफिकेशन है, उसका सारा का सारा डाटा रहेगा। उसके बिहाफ पे आपका जो जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है, उसके बिहाफ पे किसी भी बीमारी का पता लगाना, फ्यूचर में आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, आपके कोई बीमारी की हो रखी है तो कैसे ठीक हो सकती है, उन सारी चीजों के अंदर इस डाटा को काम में लिया जाएगा। और इस डाटा को अगर आपसे पूछ लिया जाए सेव कहां पर किया जा रहा है, तो इस डाटा को आपके सेव भी किया जा रहा है। ये वाली वर्डिंग आपको याद रखनी है, आईबीडीसी, इसको बोला जाता है इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर। ये जो इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर है, इस डाटा सेंटर के अंदर आपके जो जीनोम का सीक्वेंस कलेक्ट किया जा रहा है, उसके डाटा को उसके अंदर एकत्रित किया जा रहा है। और ये एक अच्छी अचीवमेंट है जो अक्टूबर 2025 तक एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के तहत अक्टूबर 2025 तक कितने लोगों का जीनोम सीक्वेंसिंग का डाटा सेव कर लिया गया है। तो वो 50,000 लोगों का आंकड़ा टच कर लिया है। 50,000 की जगह आपको 30,000 या 20,000 देकर के एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है, या ये पूछ सकता है कि ये डाटा कहां सेव किया जा रहा है। तो ये भी आप याद रखोगे, आईबीडीसी के अंदर आपके जो बायोलॉजिकल डाटा सेंटर है इंडिया का, इसके अंदर सेव इसको किया जा रहा है। दूसरी बात भी सही हो गई, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, सही हो गया, पहला भी सही है। अगला कह रहा है भास्कर सेकंड। भास्कर सेकंड पोर्टल सौर ऊर्जा की वास्तविक समय निगरानी और ग्रिड प्रबंधन के लिए लॉन्च किया गया है। ये गलत बात है प्यारे साथियों, क्योंकि भास्कर सेकंड जो है ना, इसका सौर ऊर्जा से कोई संबंध नहीं है। फिर आप कहोगे गुरुजी भास्कर सेकंड क्या है, तो सुनो बात को ध्यान से। भास्कर सेकंड बेसिकली एक ऐसा पोर्टल है प्यारे साथियों, जहां पर एक इकोसिस्टम बिल्ड किया जा रहा है। किस चीज का इकोसिस्टम बिल्ड किया जा रहा है? स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम बिल्ड किया जा रहा है। यानी कि आपसे पूछा जाए भास्कर सेकंड क्या है, भास्कर सेकंड एक स्टार्टअप इकोसिस्टम है। स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या होता है, अभी रुको समझाता हूं। स्टार्टअप इकोसिस्टम का मतलब हो गया कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना नया खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अब वो बिजनेस शुरू करेंगे तो उनको कहां से एम्प्लॉयज मिलेंगे,
कहां से उनको फंडिंग मिलेगी यानी कि इन्वेस्टर्स मिलेंगे, उस चीज के लिए भारत सरकार ने भास्कर सेकंड के नाम से एक पोर्टल शुरू किया है जहां पर सारी की सारी चीजें आपस में नेटवर्किंग के माध्यम से लिंक है। यानी कि ये आपका स्टार्टअप इकोसिस्टम एक नेटवर्क है, जिस नेटवर्क के अंदर इन्वेस्टर्स भी है, जिस नेटवर्क के अंदर आपके नया बिजनेस डेवलप करने वाले, न्यू स्टार्टअप को शुरू करने वाले लोग भी है, जिनके पास अपने आइडियाज है। तो नए जो भी स्टार्टअप होंगे उन स्टार्टअप्स को मोटिवेट करने के लिए, उन स्टार्टअप्स को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा भास्कर सेकंड के नाम से एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया गया है, जहां पर अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आपको इसके अंदर आपके रजिस्टर करना है, आपकी आईडी बनानी है और उस आईडी के बिहाफ पे आपको अपना प्लान वहां पे डिस्कस करना है। आपको इन्वेस्टर्स भी मिल जाएंगे, आपको वहां पर एम्प्लॉइज भी मिल जाएंगे, बाकी सारी चीजें भी आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। तो ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें एक दूसरे में चीजें आपस में लिंक है। समझ गए मेरी बात? तो ये भास्कर सेकंड क्या है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ना कि सौर ऊर्जा से संबंधित है। इसने पूछा कौन सा कथन सही है, तो पहला और दूसरा सही है, केवल एक और दो, पहला और दूसरा सही है ना, कौन से कथन सही है, इसने यही तो पूछा है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। तो यहां पर ये होना चाहिए एक और दो, है ना। देखो इसमें भी एक और तीन है, इसमें भी एक और तीन है, मतलब टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर ए में एक और दो कर लेना, तुम्हारी ज्ञानास्त्र के अंदर भी सही कर लेना। ज्ञानास्त्र के अंदर में देखो यही लिखा हुआ है क्या हाँ, ज्ञानास्त्र के अंदर ये यहाँ पर एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक है, देखो यहाँ पर अपने पकड़ में आ गई है। एक और दो होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप देखोगे प्रोजेक्ट नेबुला वास्तव में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, जो आपका नेशनल क्वांटम मिशन चल रहा है मेरे साथियों, उस क्वांटम मिशन के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से सुरक्षित संचार बुनियादी ढांचा तैयार करने पर केंद्रित है। यानी कि इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज होगा, और क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर आपको पता है बिल्कुल क्वांटम लेवल पर जाकर के जो है क्या की जा रही है, चीजों को डेवलप किया जा रहा है। ऐसी कंप्यूटिंग है जिसको डिकोड करना या जिसको भेदना, एक तरीके से ऐसा समझ लो, एक ऐसी लेयर बन जाएगी इसके अंदर, सिक्योरिटी लेयर, जिसको भेद करके जाना साइबर अटैकर्स के लिए इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो प्रोजेक्ट नेबुला तो किससे संबंधित है, एक सिक्योर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्ड करने से संबंधित है, जो भारत सरकार के जितने भी सरकारी उपक्रम है, सारी की सारी सेनाएं उसमें शामिल हो जाएगी, बाकी सारे उपक्रम भी उसमें शामिल हो जाएंगे। वहां पर एक तरीके से ये सिक्योर्ड कम्युनिकेशन अवेलेबल करवाएगा। भास्कर सेकंड जो पोर्टल है, इसका संबंध सौर ऊर्जा से नहीं है। देख रहे हो ज्ञानास्त्र के अंदर तुम्हारी किस प्रकार की, किस लेवल की जो है एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, बल्कि ये स्टार्टअप इकोसिस्टम के डिजिटल एकीकरण करता है, उसका नेटवर्किंग, वहां पर नेटवर्क रहता है पूरा का पूरा, जिसमें आपको एम्प्लॉइज मिल जाते हैं, इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं, और ज्ञान साझा करने से है ये स्टार्टअप निवेशकों और मेंटर्स के बीच में एक सेतु का काम करता है। यानी कि अगर आप मान लो आपके पास खूब सारा पैसा है, आप चाहते हो कि आपके पास टाइम नहीं है, आप बस उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो कोई नए ऐसे स्टार्टअप को बिल्ड करने वाले इग्निशियस आपके माइंड के कोई व्यक्ति है जो कि अपने आइडियाज के बिहाफ पे नया डेवलप करना चाहते हैं बिजनेस, तो उनके आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो आपकी इक्विटी के बिहाफ पे। इस प्रकार के बिजनेस मॉडल भी चलते हैं। तो वहां पर इन्वेस्टर्स और मेंटर्स, इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है कौन, आपका भास्कर सेकंड। यहां पर आप देखोगे ये आपके जीनोम इंडिया मैपिंग द नेशंस डीएनए, यानी कि जो भारतीय लोग हैं उन भारतीय लोगों का जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है, उन डीएनए का क्या किया जा रहा है, जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है, उनकी स्टडी करके पूरा का पूरा डाटा स्टोर किया जा रहा है आपका इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर बेंगलुरु के अंदर। यहां पर दूसरा भास्कर क्या है, तो ये भास्कर सेकंड आपका भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। इसमें 11 अंकों की आईडी आपको मिलती है, और उस आईडी के बाद में आपको यहां पर इन्वेस्टर्स भी मिल जाते हैं, मेंटर्स भी होते हैं। ये इनोवेट, कनेक्ट एंड थ्राइव, यानी कि आपके पास नया कोई आइडिया है, उस आइडिया को आप इन्वेस्टर से कनेक्ट करके आप अपना नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। कुल मिलाकर के बात यह है कि सरकार ये चाह रही है, सरकारी नौकरी के पीछे भागना बंद करो, अपने खुद के नए स्टार्टअप शुरू करो। आपको सारी सुविधाएं सरकार ने अवेलेबल करवा दी है। ये भारत सरकार का स्पेशल गवर्नमेंट अप्रूव्ड ये आपका सिस्टम है भास्कर सेकंड पोर्टल। आगे देखोगे आप प्रश्न संख्या अगली, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अक्टूबर 2025 में भारत के डिजिटल तकनीकी विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। अब देखो डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उसका डेवलपमेंट हो रहा है अगर भारत के अंदर, तो यहां पर आपसे क्या चीजें पूछी जा सकती है, पूछ रहा है कि कौन से कथन सही है, कौन कौन से कथन सही है बताओ जरा। पहला कह रहा है इंडिया एआई मिशन के तहत भारत सरकार ने एआई कंप्यूटिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए 38,000 से अधिक जीपीयू की तैनाती का लक्ष्य रखा है। सही बात है क्या, बिल्कुल ये वाली बात 100% सही है। इंडिया एआई मिशन चल रहा है मेरे प्यारे साथियों। यहां आप देखोगे ये आपका इंडिया एआई मिशन चल रहा है भारत सरकार के द्वारा। इस एआई मिशन के तहत क्या किया जा रहा है, इस एआई मिशन के तहत एआई कंप्यूटिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए 38,000 से भी अधिक जीपीयूज की तैनाती का लक्ष्य रखा गया है। जीपीयूज जो आपके कंप्यूटर के अंदर काम में आने वाला जीपीयू एक प्रोसेसर होता है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है आपके, यहां पर कितने 38,000, ये आंकड़ा आपके लिए जरूरी है।
38,000 से अधिक जीपीयू तैनात किए जाएंगे इंडिया एआई मिशन के तहत, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंडिया में बढ़ाया जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए आपको बड़े बड़े डेटा सेंटर्स की आवश्यकता होगी, क्योंकि देखो कोई भी चीज, टेक्निकल चीज, डिजिटल चीज वर्क करती है ना, तो उसके अंदर जितना भी डेटा रहता है उस डेटा को सेव करने के लिए डेटा सेंटर्स आपको बनाने पड़ते हैं। आपको उन डेटा सेंटर्स को भी मैनेज करना है और आपको सारे के सारे एआई सिस्टम को भी मैनेज करना है। तो उसके लिए आपको एडवांस लेवल की कंप्यूटिंग की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर एआई कंप्यूटिंग क्षमता है, इस क्षमता को बढ़ाना है अपन को। एआई के ऊपर काम करने वाले स्पेशल जो कंप्यूटर्स बनाए जाएंगे वो इंडिया एआई मिशन के तहत टोटल 38,000 जीपीयू जो है वो तैनात किए जाएंगे। अगला कह रहा है डिजिटल श्रम सेतु मिशन। ये जो श्रम सेतु मिशन है किससे संबंधित है? एक ब्लॉकचेन आधारित पहल है जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पारदर्शी भुगतान और एआई इंटरफेस के माध्यम से सहायता प्रदान करना है। ये बात सही है क्या? बिल्कुल, ये वाली बात भी सही है। इसको बोला जा रहा है डिजिटल श्रम सेतु मिशन, यानी कि ये ऐसा मिशन है जो कि आपके असंगठित क्षेत्र के अंदर जो मजदूर काम करते हैं, जो श्रमिक काम करते हैं, उन श्रमिकों का जो पेमेंट बनता है उसको ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। आप देखोगे बहुत सारे ठेकेदार ऐसे होते हैं जो मजदूरों को हायर करके ले जाते हैं, बट उन मजदूरों को उतना पेमेंट नहीं दिया जाता है जितना वो काम करते हैं। वहां पर वो बिचौलिए अपनी जेब के अंदर पैसा रख लेते हैं, मालिक से पैसा ज्यादा ले लिया, 10,000 ले लिया, इधर मजदूरों को 5,000 में निपटा दिया, 5,000 खुद की जेब में। तो यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट पेमेंट मोड बनाने के लिए और एआई इंटरफेस, ये पहली बार हो रहा है जब श्रमिकों के लिए जो पेमेंट मोड है वो एआई इंटरफेस का उसके अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है डिजिटल श्रम सेतु मिशन के माध्यम से। श्रम सेतु से आप पकड़ दोगे इसको कि जो श्रमिक है, जो मजदूर वर्ग है, उनके लिए एक ये ट्रांसपेरेंट पेमेंट मोड स्थापित करने के लिए डिजिटल श्रम सेतु मिशन शुरू किया गया है। दूसरा बात भी सही है। तीसरा कह रहा है 90 नंबर की इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी का आयोजन हैदराबाद में किया गया, जिसका मुख्य विषय सस्टेनेबल फिनटेक था। पहली बात तो देखो, 9th नंबर की जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस है, इसका आयोजन जो है आपके हैदराबाद के अंदर नहीं किया गया। फिर कहां किया गया सर? तो इसका आयोजन आपके न्यू दिल्ली के अंदर किया गया है, नई दिल्ली के अंदर किया गया है। दैट मींस तीसरा वाला स्टेटमेंट तो अपना गलत हो गया। जब ये अपन से पूछ रहा है कि कौन कौन से कथन सही है, तो अपन चूज करते टाइम आ जाएंगे पहला और दूसरा सही है। पहला और दूसरा ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया एआई मिशन, इसके तहत अपनी संप्रभु एआई क्षमता को मजबूत करने के लिए 10,000 करोड़ से अधिक के निवेश के साथ में 38,000 से ज्यादा जीपीयूज की विशाल कंप्यूटिंग शक्ति स्थापित कर रहा है आपका भारत इंडिया एआई मिशन के। तो ये एक इंपॉर्टेंट मिशन है इंडिया एआई मिशन। आपसे पूछा जा सकता है इंडिया एआई मिशन का क्या लक्ष्य है, या इंडिया एआई मिशन के तहत भारत के अंदर जो क्वांटम कंप्यूटिंग क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए कितने जीपीयूज स्टेब्लिश किए जा रहे हैं? 38,000 जीपीयूज आपके स्टेब्लिश। समझ रहे हो बात? ये डाटा आपको याद रखना है इंडिया एआई मिशन से रिलेटेड। इंडिया मोबाइल कांग्रेस यानी कि आईएमसी की अगर मैं बात करूं, इसका 9th एडिशन, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये 9th एडिशन है। आयोजन इसका नई दिल्ली के अंदर होता है। क्यों होता है? इसका मुख्य फोकस होता है 6G सेटकॉम और एआई के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन करना, यानी कि इंडिया के अंदर डिजिटल चेंजेस लाने के लिए 6G नेटवर्क को डेवलप करना है। अभी अपन 5G 5th जनरेशन के अंदर चल रहे हैं, 6th जनरेशन में नहीं गए हैं। सेटकॉम टेलीकॉम की तरह ये आपका सेटकॉम और एआई, इनके माध्यम से डिजिटल परिवर्तन करना है। इसके लिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। कहां पर? नई दिल्ली के अंदर 9th इसका एडिशन था। यहां पर आपके सामने ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस 25 के नाम से इसको जाना जाता है, 9th नंबर की थी। आयोजन इसका आपके नई दिल्ली के अंदर होता है। और ये देखोगे आप डिजिटल श्रम सेतु, ये जो श्रम सेतु मिशन है, एआई फॉर इंडिया 490 मिलियन वर्कर्स, जो इंडिया के अंदर काम करने वाले 490 मिलियन वर्कर्स है, इनफॉर्मल वर्कर्स जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर है, उनके लिए यहाँ पर ये बनाया गया है। यहाँ पर जो आप देखोगे सारी की सारी ट्रांसपेरेंट चीजें रहेगी, जिसके माध्यम से उनकी एक डिजिटल आईडी बनेगी और उस आईडी के माध्यम से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको पेमेंट होगा। उसके लिए डिजिटल श्रम सेतु मिशन शुरू किया गया है। सवाल अगला देखोगे आप, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और वापस से बताओ आप जरा सही कथन कौन कौन से है। आप देख लोगे पहला स्टेटमेंट है, भारत ने वर्ष 2030 तक 6G तकनीक को व्यावसायिक रूप से लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है, जो 5G की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक गति प्रदान करने वाली है। तो बिल्कुल ये वाली बात सही है। 6G टेक्नोलॉजी 2030 तक इंप्लीमेंट की जाएगी भारत के अंदर। आप देखोगे अभी चाइना, साउथ कोरिया वगैरह प्रेजेंट टाइम में 6G टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। इनफैक्ट वो 6G टेक्नोलॉजी को अपना चुके हैं पूरी जनता के अंदर, वो आगे उससे भी नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। अपन अभी 5th जनरेशन के अंदर ही चल रहे हैं। 6th जनरेशन को भी अपन पूरी तरह से एडॉप्ट कर पाएंगे। कब तक? 2030 तक। तो ये 2030 का लक्ष्य रखा गया है और 5G की तुलना में लगभग इसमें 100 गुना ज्यादा स्पीड आपको मिलने वाली है। अगर अभी आपके 1 GB का कोई डाटा है, उसको डाउनलोड होने में 1 सेकंड का समय लगता है, तो फिर आपके 1 सेकंड में 100 GB डाटा सेव हो जाएगा। यानी कि कोई मूवी है 1 GB की आप डाउनलोड कर रहे हो, या फिर मान लो 50 GB की कोई मूवी है, क्योंकि देखो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है,
मीडिया के अंदर भी पिक्सल्स बढ़ते जा रहे हैं, और मीडिया के अंदर जिस फाइल के अंदर जितने ज्यादा पिक्सल्स होते हैं उसकी साइज भी उतनी ज्यादा हो जाती है, वो उतना ही ज्यादा डाटा स्टोर करता है। तो पहले जो मूवी 3 जीबी की हुआ करती थी, आज वही मूवीज 25-25 जीबी की होती है। क्यों? क्योंकि वो हाई डेफिनेशन है, उनके अंदर 8 के जो है स्क्रीन रेजोल्यूशन यूज किया जा रहा है, जिस वजह से उसका डाटा भी बढ़ जाता है। तो उतने डाटा को स्टोर करने के लिए डाटा स्टोरेज भी चाहिए आपको। तो यहाँ पर जो है 6G टेक्नोलॉजी, 6 जनरेशन जब अपनाई जाएगी, तब तक बहुत सारे डाटा सेंटर्स भी बन चुके होंगे, और उन डाटा सेंटर से आप डाटा को इजीली एक्सेस कर पाओगे। 1 सेकंड के अंदर 100 जीबी डाटा को भी आप एक्सेस कर पाओगे, यानी कि 100 गुना, 5G से 100x जो है ज्यादा होगी आपकी। आपसे ये पूछा जा सकता है 6G टेक्नोलॉजी के अंदर स्पीड कितनी होगी, तो 5G टेक्नोलॉजी में जितनी स्पीड है उससे 100 गुना ज्यादा होगी। अगला कह रहा है मत्स्य 6000। ये मत्स्य 6000 क्या है? ये भारत की अपनी खुद की एक पनडुब्बी है, एक इंडिजीनियस मानव युक्त पनडुब्बी है। इस पनडुब्बी के अंदर 3 से 4 व्यक्ति बैठ करके समुद्र की गहराई के अंदर 6000 फीट तक जा सकते हैं। ये कह रहा है कि समुद्र की गहराई में दुर्लभ खनिजों की खोज के लिए डीप ओशन मिशन के तहत विकसित किया गया है। सही बात है। पहली बात तो ये पूछा जा सकता है कि मत्स्य 600 है क्या? 6000, मत्स्य 6000 है क्या? आपसे पहली बात तो यही पूछी जा सकती है। तो ये ध्यान रखोगे, मत्स्य 6000 क्या है? ये एक मानव रहित पनडुब्बी है, मानव युक्त पनडुब्बी है। मानव युक्त पनडुब्बी यानी कि इस पनडुब्बी के अंदर 3 से 4 व्यक्ति इसके अंदर बैठ करके आपके समुद्र की गहराई के अंदर जा सकते हैं। और समुद्र की गहराई के अंदर भी कितने? क्योंकि ये 6000 है, तो यानी कि 6000 फीट की गहराई तक आपके जो है समुद्र के अंदर डीप ओशन मिशन, गहरे समुद्र के अंदर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, उन खनिजों की खोज करने के लिए मानव युक्त पनडुब्बी समुद्र के अंदर जा सकती है। तो मत्स्य 6000 एक पनडुब्बी, याद रखोगे। एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ये एक्सप्लेनेशन आपको ज्ञानास्त्र के अंदर भी लिखी हुई मिल जाएगी। अपन मेनली सवालों को डिस्कस कर लेते हैं बढ़िया तरीके से। मैं आपको जो समझाना चाह रहा था चीज, वो आप चीज समझ चुके हो कि आपको पढ़ना कैसे है। इनफैक्ट आप क्लास नहीं भी देखो, केवल ज्ञानास्त्र ला करके पढ़ोगे तो भी आपकी 80% चीजें तो रेडी हो जाएगी। पर ज्ञान क्लास देखना इसलिए जरूरी हो जाता है कि वो चीजें याद नहीं हो पाती है ना। क्योंकि मैंने जब आपके ये सवाल बनाए हैं, दूसरी बार मैं खुद देखता हूं तो कई बार मेरे भी दिमाग से चीजें निकल जाती है। तो इतनी रिसर्च के बाद, सवाल बनाने के बाद भी चीजें निकल जाती है, दैट मीन्स उस चीज को वापस से रिवाइज करना तो जरूरी है। तो एक बार ज्ञान आंसर में से पढ़ लो, 1.5x की स्पीड में चला करके क्लास देख लो। क्लास में मैं जो जो चीजें ज्यादा जोर दूं कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, उसको हाईलाइट कर लो ज्ञान आंसर के अंदर। लास्ट टाइम में एग्जाम में जाने से पहले कोई सी भी मैगजीन या कोई से भी नोट्स आपको करंट अफेयर के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट ज्ञानास्त्र का रिवीजन करके जाओ, 80-90% स्कोर आराम से करके। क्योंकि देखो, एक तो हम 100 पेज पढ़ते हैं और 100 पेज में से हमें 2 सवाल मिलते हैं, और एक अगर हम केवल 10 पेज पढ़े और उन 10 पेज में से ही हमें 5 सवाल मिल जाए, तो ज्यादा बेटर कौन? 100 पेज पढ़ोगे ना आप, उन 100 पेज को याद भी नहीं रख पाओगे, उल्टा बर्डन बढ़ाओगे, जिस वजह से बाकी सब्जेक्ट का आपके वेटेज कम हो जाएगा, बाकी सब्जेक्ट को आप टाइम कम दे पाओगे। करंट अफेयर्स वेटेज इसका ज्यादा है, इतना ज्यादा टाइम भी नहीं दे सकते, शॉर्ट टाइम इसको दे सकते हैं, इसी के लिए आपके मेहनत की जा रही है। मार्केट में और भी बहुत सारे सोर्सेज मिलेंगे आपको जो आपके लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं, बस आपको वाइजली चूज करना है कि कहां पर आपको कम टाइम में ज्यादा आउटपुट मिल रहा है, उस चीज की और रुख करना है। एक टॉपर कैंडिडेट की, एक समझदार विद्यार्थी की ये पहचान होती है कि वो विद्यार्थी अपना कंटेंट बड़ा वाइजली चूज करता है। कंटेंट चूज करने से पहले वो रिसर्च करता है, उसमें वो 1 घंटा लगा देगा। वो बात सुनी है आपने कि 2 लकड़ारे हैं, दोनों के पास में सेम टाइम है और सेम साइज के 2 लकड़े दिए हुए हैं, उनको काटना है। एक जो गया जाते ही हाथों हाथ काटना शुरू कर दिया, वो मारे जा रहा है, कुल्हाड़ी से मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। 10-10 मिनट का दोनों को टाइम दिया है, उसने 9 मिनट तक मार करके थक हार गया, वो सांस लेने के लिए बैठ गया, और 9 मिनट तक दूसरे वाला अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज कर रहा है। इसने जहां पर 1000 उसके ऊपर वार किए हैं, उसने मात्र 10 वार के अंदर पूरी की पूरी लकड़ी को काट दिया। क्यों? क्योंकि उसने ज्यादा टाइम अपना इस चीज में लगाया कि कुल्हाड़ी की धार कैसे तेज करनी है। तो आपको अगर अपना कंटेंट वाइजली चूज करने में 2-3-4 घंटे का समय भी लगाना पड़े ना, वो लगा दो। गलत कंटेंट पढ़ने की बजाय तो ये बढ़िया चीज है कि एक बार वाइजली कंटेंट चूज करके फिर उसके ऊपर ट्रस्ट करके उसी को फॉलो आप करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्यारे साथी। और आज के इस कंपटीशन के जमाने के अंदर, क्योंकि कंटेंट की बहुत ज्यादा बम्बार्डमेंट हो रखी है आपके ऊपर, तो विद्यार्थी कंफ्यूज रहता है कि यार मैं पढ़ूं कहां से, डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। तो ये डिसाइड आप कैसे करोगे? आप डिसाइड करने के लिए आपका एक सर्किल होना चाहिए, ऐसा ऐसे दोस्त होने चाहिए जो बिल्कुल लॉजिकल बात करते हो, बिल्कुल फैक्चुअल बात करते हो, जो मेहनती हो। ऐसे नहीं हवा में बात फेंकने वाले, जो खुद पढ़ाई करता है नहीं, आपको ज्ञान देने आ जाए कि यार वो वाली किताब बढ़िया पढ़ ले। अरे भाई, तो खुद पढ़ी क्या तूने वो किताब? पढ़ने के बाद में बताना भाई तेरे को कितना नॉलेज है उस किताब के बारे में। तो जो लोग अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जो टॉपर्स कैंडिडेट है, जिन्होंने पढ़ करके सिलेक्शन लिया है, उनसे आप सजेशन लो कि यार हम कौन सी चीज को फॉलो करें, या फिर आप खुद जाकर के मार्केट में चीजों को देख करके एक बार रिसर्च।
और अपनी ज्ञानास्त्र के लिए तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ऐसी मेहनत आपको राजस्थान की किसी नहीं मिलेगी। बिकॉज यूनिक मेथड, बिल्कुल वन एंड ओनली ऑप्शन ऐसा है जो आपको इस प्रकार के एमसीक्यूज अवेलेबल करवाता है। और एमसीक्यूज भी बिल्कुल वैसे जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उससे भी इंपॉर्टेंट बात, हर एक एमसीक्यू के अंदर 4-4 स्टेटमेंट, और सारे के सारे स्टेटमेंट आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से, ऑफिशियल वेबसाइट से, जहां से सीधा सवाल पुटअप होता है। फालतू का कचरा नहीं पढ़ना आपको, पढ़ने को खूब सारा है। करंट अफेयर्स कथा सागर है, हर महीने सैकड़ों मैगजीन्स आती है, पढ़ते रहो आप मैगजीन्स। एक तो आप मतलब पूरे के पूरे समुद्र में जाकर के डुबकी लगाओ, उससे आपकी प्यास नहीं बुझेगी। प्यास आपकी अगर एक लोटा मीठा जल होगा ना, उससे भी बुझ जाएगी। यानी कि आप सिलेक्शन लेने के लिए सीमित कंटेंट पढ़ोगे, लेकिन सही कंटेंट पढ़ोगे, आराम से सिलेक्शन ले लोगे। तो इन बातों का ध्यान रखना आपको विशेष तौर से, इस एक्सप्लेनेशन को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। दोनों चीजें मैंने बता रखी है। अपन बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पनडुब्बी रोधी युद्ध शेलो वाटरक्राफ्ट, वाटर जो है आपके मगदाला, मगदाला क्या है आपके, ये भी इसको आईएनएस मगदाला के नाम से जाना जाता है, इंडियन नेवल शिप मगदाला। ये जो आईएनएस मगदाला है, इसका नाम क्या है, नाम है इसका BY-528। याद रखना, इस नाम के ऊपर मैं स्टार लगा रहा हूं, हाईलाइट कर लेना इसको मार्कर से तुम्हारी ज्ञानास्त्र के अंदर। ये जो आईएनएस मगदाला है, इसके संदर्भ में आपको क्या बताना है, कौन सा कथन गलत है ये बताना। यानी कि इसमें से 4 में से 3 बातें सही है, एक ही बात गलत है। कौन सी बात गलत है, आ जाओ देख लेते हैं। पहला कह रहा है, ये पनडुब्बी रोधी युद्ध शेलो वाटरक्राफ्ट, क्या बोला गया इसको, एंटी सबमरीन वॉरफेयर या वॉरशिप शेलो वाटरक्राफ्ट है ये। जो आपका आईएनएस माहे था, बिल्कुल वही वाला है ये, उसी कैटेगरी के अंदर है। उस श्रृंखला का ये छठा पोत है। पहली बात ये बोली है। दूसरा कह रहा है, इसका जलावतरण 18 अक्टूबर 2025 को मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL में किया गया। तीसरा बोल रहा है, इस युद्ध पोत में लगभग 80% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। और चौथा कह रहा है, ये अत्याधुनिक सेंसर, हल माउंटेड सोनार और टॉर्पीडो जैसी प्रणालियों से लैस है। अब इसके अंदर जो जो चीजें यूज की गई है प्यारे साथियों, ये सारी की सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे जरूरी बात यहां पर जो है, इसका निर्माण आपके मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड शिप बिल्डर्स जो है, इसके द्वारा नहीं किया गया है। इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। दैट मींस ये वाला आपके गलत हो जाएगा। ये जो है आपके MDL कहां पर है, तो आपको मैंने पीछे बताया है, मुंबई के अंदर है। इसके द्वारा भी क्या किया जाता है, वाटर जो आपके वॉरशिप्स है उनका निर्माण किया जाता है। और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा भी आपके किसका निर्माण किया जाता है, जो कोची के अंदर है, इसके द्वारा भी 80% केसेस के अंदर आपके वॉरशिप्स का ही निर्माण किया जाता है, आपके स्टील्थ फ्रिगेट का ही निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर ये दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। ये बिल्कुल शेलो वाटरक्राफ्ट श्रृंखला का छठा जहाज है, ध्यान रखना ये छठा है। आईएनएस माहे तो कौन सा था, सेकंड नंबर था, याद रखोगे। और ये कौन सा है आपके, ये आपके छठे नंबर का है, आईएनएस मगदाला। इस युद्धपोत में लगभग 80% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया, ये भी सही बात है। सेम चीज आपके आईएनएस माहे के अंदर थी। और ये अत्याधुनिक सेंसर, हल माउंटेड सोनार, इसके अंदर सोनार भी कौन सा यूज हुआ है, हल माउंटेड, और टॉर्पीडो जैसी प्रणालियां भी इसके अंदर इनबिल्ट है। यानी कि ये वाला जहाज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाम जरूर याद रख लेना इसका, BY-528। कई बार आपसे ये वाली चीज भी पूछी जा सकती है। और यह कौन सा, तो एंटी सबमरीन वॉरशिप आपके जो है शेलो वाटरक्राफ्ट है, ये शेलो वाटरक्राफ्ट है। इस श्रेणी का ये 6th नंबर का जहाज है, जिसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, CSL के द्वारा किया गया, जो कि खुद वहां पर है, कोच्चि के अंदर है, कोच्चि केरल के अंदर। 80% सामग्री इसके अंदर स्वदेशी रूप से यूज की जाती है। अगला सवाल देखोगे कि भारतीय सेना के द्वारा अनावृत स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड सिस्टम है, जिसका नाम क्या है, सक्षम। कई बार तो आपसे एग्जामिनर सक्षम की फुल फॉर्म पूछ लेता है कि बताओ जरा सक्षम है क्या। सक्षम साथियों एक एंटी ड्रोन ग्रिड सिस्टम है। एंटी ड्रोन ग्रिड सिस्टम का मतलब ऐसा समझ लो कि एक ऐसी ट्रक है, जिस ट्रक के अंदर रडार भी है, जिस ट्रक के अंदर मिसाइल्स भी है, जिस ट्रक के अंदर गोला बारूद भी है। और वो ट्रक, जहां वो ट्रक खड़ी है, वहां से लगभग 3 किलोमीटर के आसपास के एरिया को वो आपके ट्रैक कर लेगी। लगभग 3000 मीटर कह रहा हूं मैं, यानी कि 3 किलोमीटर। कितना कह रहा हूं मैं, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर का मतलब आप समझ गए, 3000 मीटर। यानी कि जहां वो ट्रक खड़ी है, उससे 3000 किलोमीटर के आसपास के एरिया में कोई सा भी ड्रोन अगर है, उस ड्रोन को इंडिकेट करेगी, पहले आइडेंटिफाई करेगी अपनी लेजर बीम के माध्यम से, अपने रडार के माध्यम से, और उसको हवा के अंदर ही मार गिराएगी। तो ये ऐसा सिस्टम है जिसको बोला गया है एंटी ड्रोन। एंटी ड्रोन क्यों, जैसे अपन एंटीबायोटिक लेते हैं, है ना, यानी कि अगर हमें एंटी बैक्टीरियल दवाइयां अपन लेते हैं, बैक्टीरिया अगर हमारे शरीर में चला गया तो हम एंटी बैक्टीरियल दवाइयां लेते हैं, जो उस बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज करती है। यहाँ पर ये एंटी ड्रोन है, यानी कि अगर कोई ड्रोन आ रहा है शत्रु का हमारे ऊपर अटैक करने के लिए, तो एंटी ड्रोन सिस्टम की हमें आवश्यकता है। और वो सिस्टम कौन सा, आपके सक्षम है। इस सक्षम के बारे में क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, तो भारतीय सेना ने इसको अनावृत करा है। पहला कह रहा है, इसे भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL
ये बीईएल कहां पर है? आपका गाजियाबाद यूपी के अंदर है। इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। बिल्कुल सही बात है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसको तैयार किया गया है। पहली बात सही है, इसको सक्षम को। दूसरी बात कह रहा है ये टेक्निकल बैटलफील्ड स्पेस, टीबीएस के अंदर। टेक्निकल बैटलफील्ड स्पेस का मतलब समझ के इसको आप घुमा करके कहीं से पर भी ले जा सकते हो। एक आपके ट्रक के अंदर ये सिस्टम इनबिल्ट किया हुआ है, उसको आपने वहां पर ले जा करके खड़ा कर दिया, तो ये बैटलफील्ड के अंदर आपका जो टेक्टिकल बैटलफील्ड स्पेस है उसको ये कवर करने का काम करेगा और 5000 मीटर की ऊंचाई तक हवाई क्षेत्र को कवर करता है। गलत बात, यहां पर 5000 मीटर नहीं है, यहां पर ये मात्र 3000 मीटर यानी कि 3 किलोमीटर का जो एरिया होता है, 3 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई होती है, उसको ये कवर करता है। उस रेंज के अंदर अगर कोई ड्रोन आ गया तो उस ड्रोन को ये आइडेंटिफाई करके वहीं पर मार गिराने के अंदर सक्षम है। तो ये सक्षम है आपका, दूसरा वाला गलत हो गया। 5000 मीटर नहीं 3000 मीटर याद रखोगे, ये मैंने आपके यहां लिख दिया था। सक्षम का पूरा नाम क्या है? एग्जामिनर पूछ लेता है पूरा नाम, है ना। सक्षम के अंदर या तो आपसे पूछ लेगा कि एम का मतलब क्या है सक्षम में, है ना, जैसे इसका नाम लिखा हुआ है एम का मतलब बताओ, या फिर आपसे पूछ लेगा एस का मतलब बताओ। तो ध्यान रखोगे, सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट मैनेजमेंट, यानी कि एसेट का मैनेजमेंट करने के लिए काइनेटिक सॉफ्ट, यानी कि ये सॉफ्ट तरीके से तो पता कर लेगा कि कौन सा टारगेट कहां पे है, और हार्ड किल उसको मिसाइल दाग करके हवा के अंदर ही मार देगा। तो ये सिचुएशनल अवेयरनेस है, जिस भी प्रकार की सिचुएशन होगी। क्योंकि देखो अपने पास जो S-400 है ना, रशिया का दिया हुआ S-400, आपको पता है S-400 क्या है? रशिया से हमने ले रखा है। ये हमारा एक तरीके से हवा के अंदर जो अगर कोई मिसाइल आ रही है हमारे पास में, तो उसको मार गिराने के अंदर, हवा के अंदर ही मार गिराने में सक्षम है। लेकिन अगर वो मिसाइल 3000 किलोमीटर के एरिया के अंदर अगर एंट्री कर गई ना, फिर वो आपके S-400 काम नहीं करता है ना, वहां पर आपके काम करते हैं इस प्रकार के सिस्टम। इसको बोला गया है सक्षम। सक्षम का मतलब हो गया सिचुएशनल अवेयरनेस, सिचुएशन के अंदर ये अवेयर रखता है अपने आप को फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट मैनेजमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तीसरी वाली बात बिल्कुल सही है। कौन सा कथन सत्य है आपसे ये पूछा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। देखोगे आप, ये सिस्टम 3000 मीटर लगभग 10,000 फीट की बात कर रही है, यहां तक का हवाई क्षेत्र ये कवर करता है। इसका मुख्य लक्ष्य इस सीमा के भीतर दुश्मन के ड्रोन का पता लगाना और उन्हें नष्ट करना है। यानी कि ऐसे समझ लो, ये एक इस प्रकार का ट्रक होता है प्यारे साथियों। इस ट्रक के अंदर यहाँ पर बहुत सारे मिसाइल लगे हुए हैं, इसके अंदर यहाँ पर रडार सिस्टम भी लगा हुआ है, जो कि जहां ये ट्रक खड़ा है इससे आसपास का 3 किलोमीटर का जो हवाई क्षेत्र है, उस 3 किलोमीटर के हवाई क्षेत्र में ड्रोन को आइडेंटिफाई करके, यहां कहीं पर कोई ड्रोन है, ये लेजर बीम के माध्यम से, अपने रडार के माध्यम से उसका पता लगाएगा और उसको अपने से मिसाइल दाग करके हवा के अंदर ही खत्म कर देगा। सक्षम नाम है इसका। यहां पर ये रहा आपके सक्षम, इस प्रकार का सिस्टम होता है। ये इंडिजीनियस काउंटर यूएसए ड्रोन ग्रिड सिस्टम है। सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट मैनेजमेंट है आपका ये। इसको डेवलप किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा, जो कि आपका कहां पर है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, याद रखोगे गाजियाबाद यूपी के अंदर है आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये डेवलप्ड बाय इंडियन आर्मी एंड बीईएल, इन दोनों के द्वारा किया गया है। ये सक्षम है, इस प्रकार का आपके सिस्टम देखोगे, इस यहां से मिसाइल दाग करके ड्रोन को हवा के अंदर ही मार गिराया जाता है। सवाल देखोगे अगला जरा, हाल ही में चर्चा में रहे विशाखापत्तनम के विकास और भारतीय नौसेना की क्षमताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार करो। आपको विशाखापत्तनम के अंदर जो विकास हो रहा है और भारतीय नौसेना की क्षमता जो है उसको डेवलप किया जा रहा है, उससे संबंधित आपको बात पूछ रहा है। कि पहला कह रहा है गूगल। गूगल आपको पता है एक अमेरिकन कंपनी है। ये जो गूगल कंपनी है बोल रहा है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में अपना पहला और सबसे बड़ा एआई हब स्थापित करेगा, जिसमें लगभग $15 बिलियन का निवेश किया जाएगा। पहली बात सही है क्या? पहली वाली बात 100% राइट है। साथियों, गूगल एक अमेरिकन कंपनी है और पहली बार ऐसा किया जा रहा है जब गूगल कंपनी के द्वारा इंडिया से बाहर कहीं पर अपना डेटा सेंटर इस्टेब्लिश किया जा रहा है। और ये डेटा सेंटर भी किसके लिए इस्टेब्लिश किया जाएगा? ये आपका किसके लिए इस्टेब्लिश किया जाएगा? एआई हब के लिए, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हब इस्टेब्लिश हो रहा है। कहां पर हो रहा है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश के अंदर हो रहा है, ये बात ध्यान रखोगे, जहां पर $15 बिलियन का टोटल इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होना है। दूसरा कह रहा है भारतीय नौसेना ने 17 अक्टूबर 2025 को मुंबई में अपना 11वां स्वदेशी गोला बारूद सह मिसाइल बोर्ज प्राप्त किया है, जिसका समुद्री योग्यता परीक्षण भी विशाखापत्तनम में किया जा चुका है। ये वाली बात सही है क्या? तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। भारतीय नौसेना ने, इंडियन नेवी ने आपके 17 अक्टूबर के दिन कहां पर? विशाखापत्तनम के अंदर क्या करा है? अपना जो समुद्री योग्यता परीक्षण है 11वें नंबर का स्वदेशी गोला बारूद का, यानी कि इन्होंने अपने गोला बारूद की बढ़िया तरीके से क्या कर ली है? टेस्टिंग कर ली है विशाखापत्तनम के अंदर। पूछ रहा सही कौन सा है? 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके राइट आंसर हो जाएगा।
ये गूगल जो इस्टेब्लिश कर रहा है ना आपके कौन सा विशाखापत्तनम के अंदर, ये 1 गीगावाट क्षमता का क्या रहने वाला है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एआई का सबसे बड़ा हब रहने वाला है। और ये अमेरिका से बाहर पहला ऐसा गूगल का इन्वेस्टमेंट है जो इंडिया के अंदर किया जा रहा है, यानी कि एशिया रीजन के अंदर तो पहला ही है। और अमेरिका के अंदर ऑलरेडी गूगल अपना इन्वेस्टमेंट कर चुका है, लेकिन एशिया रीजन के अंदर गूगल का पहला इन्वेस्टमेंट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब स्थापित करने से संबंधित है। रूस के द्वारा हाल ही में देखो सवाल को ध्यान से पढ़ लेना, हाल ही में परीक्षित ब्यूरेवेस्टनिक, ये जो ब्यूरेवेस्टनिक है साथियों ये क्या है, ये एक मिसाइल है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों के ऊपर आपको विचार करना है। 3 कथन दिए हुए हैं, वापस से वही बताना है कि सही कथन कौन सा है। देखो ब्यूरेवेस्टनिक नाम इसका रखा है रशिया ने, ये रशिया की एक मिसाइल है। ये परमाणु ऊर्जा से चलने वाली दुनिया की पहली अनलिमिटेड रेंज की क्रूज मिसाइल है। अब यहां पर आपके सामने नाम आया है क्रूज मिसाइल। क्रूज का मतलब क्या हो गया, ऐसी मिसाइल जिनका पाथ जो होता है ना साथियों वो पैराबोलिक नहीं होता है। एक होती है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल, एक होती है क्रूज मिसाइल। जैसे यहां से आप मिसाइल को दागोगे वो अपने लक्ष्य को जाकर के हिट करेगी, अगर वो पैराबोलिक वे ले रही है तो वहां पर उसके रडार के पकड़ में आने की संभावना है, उसको बोला जाता है बैलिस्टिक मिसाइल। जबकि क्रूज मिसाइल क्या करती है, अगर आपकी ये पृथ्वी है ना, जैसे लेट सपोज अगर आपकी ये पृथ्वी है तो ये क्रूज मिसाइल पृथ्वी के पैरेलल में जाकर के अपने टारगेट को हिट करती है, रडार के पकड़ में आने की इसकी पॉसिबिलिटी कम रहती है। तो ये क्रूज मिसाइल है और अनलिमिटेड रेंज की है। अपन तो क्या करते हैं 5000 किलोमीटर की रेंज की अपन ने जैसे कि अग्नि 5 मिसाइल बना रखी है बैलिस्टिक, वो भी अपनी क्रूज मिसाइल है, बट ये अनलिमिटेड रेंज की है। ये कहीं पर भी पृथ्वी के किसी भी कोने में जाकर के मार कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ईंधन यूज किया जा रहा है वो परमाणु ऊर्जा से प्राप्त हो रहा है। पहली वाली बात बिल्कुल सही है। अच्छा नाटो, नाटो आपको पता है एक संस्था है। इस नाटो के द्वारा इस मिसाइल को क्या नाम दिया गया, जो ब्यूरेवेस्टनिक मिसाइल है रशिया की, इसको नाम दिया गया SSC-X9 स्काईफॉल, यानी कि ये आसमान से गिरती है अपने लक्ष्य को नस्ते नाबूद करके ही रहती है, इसलिए इसको भी नाम दिया गया है नाटो के द्वारा। और परीक्षण के दौरान इसने लगभग 14,000 किलोमीटर की दूरी तय करी है, ये वाली बात भी सही है। तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके राइट आंसर हो जाएगा। इसको बढ़िया तरीके से आप एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ लेना। यहां पर इसका नाम है 9M730 ब्यूरेवेस्टनिक। अच्छा इसको स्टॉर्म पेट्रोल के नाम से भी जाना जाता है। रशिया ने इस ब्यूरेवेस्टनिक मिसाइल को स्टॉर्म पेट्रोल का नाम भी दिया है। और ये दुनिया की पहली ऐसी मिसाइल है जो अनलिमिटेड रेंज की क्रूज मिसाइल है, यानी कि कितनी भी रेंज में जाकर के भेदन कर सकती है। ये अनलिमिटेड रेंज की यानी कि असीमित क्षमता की है और परमाणु इंजन से ये चलती है और अप्रत्याशित उड़ान मार्ग है इसका, इसके लिए रडार के भी ये पकड़ में नहीं आने वाली है। तो इसके बारे में आप विशेष तौर से ध्यान रखोगे। अगला सवाल देखो भारत के पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के ऊपर आपको विचार करना है कि ये नेफिथ्रोमाइसिन है क्या। पहली बात तो यहीं पर आपको पता चल गया कि एक एंटीबायोटिक है, यानी कि कोई दवाई है और ये स्वदेशी है, यानी कि भारत ने खुद ने पूरे तरीके से इसको डेवलप करा है, इसके ऊपर रिसर्च करी है और इसको मार्केट के अंदर अवेलेबल करवाया है। तो ये जो आपकी नेफिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, इसके बारे में आपको 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। देखो पहला वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये पूरी तरह से भारत में ही परिकल्पित और विकसित होने वाला पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक अणु है। बिल्कुल सही बात है प्यारे। भारत ने पहली बार कोई एंटीबायोटिक खुद से बनाया है, सारी रिसर्च खुद ने करी है, इसको डिजाइन खुद ने करा है, इसका निर्माण खुद ने करा है। एंटीबायोटिक का इसका नाम क्या है, तो नेफिथ्रोमाइसिन नाम है। दूसरा कह रहा है कि इसका प्राथमिक उपयोग प्रतिरोधी श्वसन संक्रमण और समुदाय अधिग्रहण जीवाणु जनित निमोनिया के उपचार के लिए किया जाता है। कि ये जो नेफिथ्रोमाइसिन है किस काम में आएगी, ध्यान में रखोगे। बेसिकली नेफिथ्रोमाइसिन दवाई उन लोगों के काम में आने वाली है जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। इम्यून सिस्टम जिनका वीक होता है, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कैंसर की बीमारी होती है, बार बार उनके अंदर जो सेल है वो इरेगुलर तरीके से अनियमित तरीके से बढ़ती जाती है, उस उपचार के अंदर भी। और जो आपके निमोनिया, स्पेशली जो निमोनिया वाली बीमारियां हैं, यहाँ पर भी जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है उनको श्वसन संक्रमण जल्दी होती है, यानी कि एक प्रतिरोधी श्वसन संक्रमण दवाई है जो समुदाय आधारित अधिग्रहण जीवाणु जनित निमोनिया का उपचार के लिए भी काम में ली जाएगी। तो बिल्कुल सही बात है, स्पेशली कैंसर के उपचार के लिए भी इसको काम में लिया जाएगा। इसे भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और निजी कंपनी है साथियों वॉकहार्ट, इस वॉकहार्ट इन दोनों ने मिलकर के तैयार करा। तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको नेफिथ्रोमाइसिन के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी की सारी ध्यान रखनी है। एक और बात ध्यान रखोगे कि इसको भारत के अंदर बेचा किस नाम से जाएगा, मिकनॉफ के नाम से। जैसे अभी आप पैरासीटामोल की दवाई लेते हो, एस्पिरिन दवाई लेते हो, कुछ दवाइयां आपकी एंटीसेप्टिक होती है, कुछ दवाइयां आपकी एंटीबायोटिक होती है। ये भी आपकी एक एंटीबायोटिक दवा है नेफिथ्रोमाइसिन, जिसको कि मिकनॉफ के ब्रांड के नाम से भारत के अंदर बेचा जाएगा। और दवाओं के क्षेत्र में भारत अपना आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहता है, उसके लिए भारत का ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। अगला प्रश्न है आपका IIT जोधपुर का।
आईआईटी जोधपुर और आइडिया फोर्स के बीच में एक समझौता हुआ है, एक एमओयू हुआ है। ये क्या समझौता है? इस समझौते के संबंध में 3 स्टेटमेंट है, फिर से आपको बताना है कि सही कथन कौन सा है। पहला कह रहा है कि ये समझौता 24 अक्टूबर 2025 को मानव रहित हवाई प्रणाली अनमेन्ड एरियल सिस्टम इसकी शोध पर किया गया है। आईआईटी जोधपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर, आप देखोगे राजस्थान के अंदर केवल और केवल एक ही आईआईटी है, और वो भी आपकी कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। समझ रहे हो बात को? तो आईआईटी जोधपुर ने क्या करा है? आइडिया फोर्स के साथ में समझौता करा है। अब आइडिया फोर्स क्या करेगा? आइडिया फोर्स जो होता है बेसिकली अनमेन्ड एरियल व्हीकल बनाने का काम करता है। इसके साथ समझौता करा है जिससे आईआईटी जोधपुर के अंदर काम करने वाले स्टूडेंट्स ये एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि किस प्रकार से अनमेन्ड एरियल व्हीकल बनाए जाते हैं। यहाँ पर मानव रहित जो हवाई प्रणाली है इसके ऊपर रिसर्च की जाएगी आईआईटी के स्टूडेंट्स की आइडिया फोर्स की टीम के साथ में मिलकर के। तो 24 अक्टूबर को इन्होंने समझौता करा है, सही बात है। इस एमओयू की कुल अवधि 5 वर्ष है, क्या यहाँ पर गड़बड़ है? ये एमओयू की अवधि रखी गई है आपकी कितनी? मात्र 3 वर्ष। 3 साल तक जो ये समझौता आपका वैलिड रहेगा। दैट मींस दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इसका मुख्य उद्देश्य है यूएवी अनमेन्ड एरियल व्हीकल का इंजन बनाना, 5G जो टेक्नोलॉजी उसका इंटीग्रेशन करना, एकीकरण करना, भू मानचित्रण जैसे क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान करना। तो ये वाली बात भी सही है। बेसिकली ये अनमेन्ड एरियल व्हीकल जो है उनके ऊपर रिसर्च करेगा, किस प्रकार से उनके अंदर और एडवांस टेक्नोलॉजी इनबिल्ट की जा सकती है, और आपकी जो 5G टेक्नोलॉजी है उसका किस प्रकार से इंटीग्रेशन किया जा सकता है, और भू मानचित्रण यानी कि जो भूमि है उसका मानचित्रण बेटर तरीके से कैसे किया जा सकता है, भूमि की सतह के ऊपर अनमेन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन को उड़ा करके उसकी मैपिंग किस प्रकार से की जा सकती है, उन सारे क्षेत्रों के ऊपर ये काम करने वाले हैं, रिसर्च करने वाले। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया। कौन सा सही है ये पूछा, 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसके राइट आंसर भी हो जाएगा। ये बेसिकली एमओयू की अवधि कितनी है? तो 3 वर्ष है। ये आपके ज्ञानास्त्र के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, ऑप्शन सी इसका, बिकॉज सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब आपके जो आईआईटी जोधपुर के छात्र हैं इनको स्वदेशी मानव रहित जो हवाई वाहन है इसकी टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए एक तरीके से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यहां पर मिल जाएगी, व्यवहारिक ज्ञान मिल जाएगा। प्रश्न अगला है, नैनो टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में अक्टूबर 2025 के नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। साथियों इस वाले सवाल को लगा लेना, स्टार्ट नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित। नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित आपसे करंट बेस्ड सवाल ही पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, इस बात की श्योरिटी है, क्योंकि पिछले आपके स्टैटिक पोर्शन के सवाल लगभग पूछे जा चुके हैं नैनो टेक्नोलॉजी से। ज्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है, 5-7 पेज का है। जब अपन इसकी थ्योरी भी पढ़ते हैं तो 5-7 पेज में पूरा नैनो टेक्नोलॉजी एग्जाम में पूछे जाने लायक सारे सवाल उसके अंदर कवर हो जाते हैं A4 साइज के अंदर। लेकिन अब आपसे स्टैटिक पोर्शन का सवाल नहीं पूछा जाएगा नैनो टेक्नोलॉजी से, मुझे जहां तक लगता है इस बार आपसे सवाल नैनो टेक्नोलॉजी का स्पेशली करंट बेस ही पूछा जाएगा, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी के लिए बहुत सारे मिशन, बहुत सारे नए इनिशिएटिव सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं। तो नैनो टेक का एक सवाल अगर उसने करंट से ले लिया तो फिर वो स्टैटिक पोर्शन में नहीं जाएगा। यहाँ देखो नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में क्या क्या बातें हैं। भारत ने स्वदेशी रूप से एक शक्ति नाम की पहल शुरू करी है। किस नाम से? SHAKTI। ये जो शक्ति पहल है साथियों, हालांकि ध्यान रखोगे ये शक्ति पहल आपकी चल रही है, ऑलरेडी पुरानी चल रही है शक्ति पहल आपकी, लगभग ये 2013 से चली आ रही है। 2013 के अंदर भारत सरकार ने आपके शक्ति नाम की पहल शुरू करी थी। इसी पहल के अंदर अभी अक्टूबर महीने में क्या डिसाइड किया गया है कि आपके 7 नैनोमीटर प्रोसेसर जो है इसका विकास किया गया है, जो ट्रांजिस्टर घनत्व वृद्धि और कम बिजली खपत सुनिश्चित करता है। क्या समझते हो आप प्रोसेसर से? आपके मोबाइल के अंदर आप देखते हो 7th जनरेशन का प्रोसेसर है, AMD का प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है। प्रोसेसर का मतलब वो प्रोसेसर कितनी स्पीड से काम कर रहा है, कितनी कम हीटिंग कर रहा है, कितनी ज्यादा वो बिजली की खपत कर रहा है। प्रोसेसर के ऊपर जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज की जाती है उनको जितना नैनो पार्टिकल्स उनके अंदर यूज किए जाएंगे, जितने छोटे पार्टिकल्स यूज किए जाएंगे उसकी एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी, उसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी, और वो उतनी ही कम बिजली की खपत करेगा, यानी कि उस प्रोसेसर की क्वालिटी निखर के आएगी। अब उस प्रोसेसर की क्वालिटी जो है 7 नैनोमीटर पार्टिकल्स यानी कि 7 नैनोमीटर का प्रोसेसर यहां पर बनाया जा रहा है। अभी तक जो आपके बन रहे हैं जनरली 25 नैनोमीटर या फिर 45 नैनोमीटर के प्रोसेसर बन रहे थे। यहां पर पहली बार ऐसा हुआ है जब इस शक्ति पहल के तहत भारत सरकार ने 7 नैनोमीटर प्रोसेसर का सफल परीक्षण कर लिया है। और ये क्या करता है? ट्रांजिस्टर घनत्व में वृद्धि कर देता है। ट्रांजिस्टर के घनत्व में वृद्धि कर देता है, यानी कि कम क्षेत्र के अंदर ज्यादा ट्रांजिस्टर यूज होता है। ट्रांजिस्टर क्या है आपको पता है? एक अर्धचालक युक्ति है, 3 टांगों वाला। डायोड होता है, एक ट्रायोड होता है, एक ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर आपके 3 टांगों वाला होता है। ये जो है बिजली की खपत कम करेगा और यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। सही बात है। पहला वाला भारतीय विज्ञान संस्थान IISc, इसको बोला जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर है। भारतीय विज्ञान संस्थान आपका कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर। ये ध्यान रखोगे IISc बेंगलुरु के अंदर है। इसने क्या करा है? नैनो रोबोट्स का उपयोग करके कैंसर कोशिकाओं को स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना लक्षित करने वाली तकनीक बना ली है।
आपको पता है अभी कैंसर के उपचार के लिए क्या चल रही है? कीमोथेरेपी चल रही है। कीमोथेरेपी के अंदर क्या होता है? कीमोथेरेपी के अंदर बेसिकली जैसे कैंसर का उपचार है कीमोथेरेपी, कैंसर में क्या होता है? हमारे सेल में अनियमित रूप से कोशिकाओं की वृद्धि होने लग जाती है। अब वो जो अनियमित रूप से कोशिकाओं की वृद्धि हो रही है उसको रोकने के लिए कीमोथेरेपी की जाती है। कीमोथेरेपी के अंदर हमारे शरीर में जो कोशिकाएं ज्यादा बन रही है उनके ऊपर अटैक करके उनको मारा जाता है। तो कई बार क्या होता है कीमोथेरेपी के अंदर जो अच्छी कोशिकाएं डेवलप हो रही होती है हमारे, जैसे बालों की वृद्धि वाली, आंखों की रोशनी वाली, कानों की सुनाई देने वाली अच्छी कोशिकाओं की वृद्धि हो रही होती है, वो भी कीमोथेरेपी के थ्रू मार दी जाती है। क्योंकि उसमें कैटेगराइजेशन नहीं होता, उसमें बस इतना सा है कि अनियमित रूप से बढ़ रही कोशिकाओं को मारेगा, कीमोथेरेपी वाली टेक्निक। अब यहाँ पर जो अच्छी कोशिकाएं बढ़ रही वो भी मर रही है, यानी कि कीमोथेरेपी हमारे लिए नुकसानदायक भी है। कैंसर का इलाज तो करती है लेकिन नुकसानदायक भी है। तो उस कीमोथेरेपी का एक अल्टरनेट ऐसा निकाला है कि कैंसर कोशिकाओं को मारेगी और जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं उनको छुएगी भी नहीं। देखो, स्वस्थ कोशिका को नुकसान पहुंचाए बिना, यानी कि बिना स्वस्थ कोशिका को नुकसान पहुंचाए सिर्फ कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए नैनो रोबोट्स डेवलप किए गए हैं। किसके द्वारा? भारतीय विज्ञान संस्थान के द्वारा। तो इन्होंने इस तकनीक का प्रदर्शन किया है। और यहां पर ये जो तकनीक है साथियों, ये अच्छा, पहली बात तो ये देखो, इसके अंदर तो आईआईएससी बेंगलुरु ने, यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने आपके नैनो रोबोटिक्स बनाए हैं जो कि कैंसर के उपचार के अंदर काम में आएंगे। पर्टिकुलर कैंसर वाली अनियमित कोशिकाओं को ही टारगेट करके मारेंगे। जो आपके 7 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, इसका सफल आपके परीक्षण किसने किया है? तो ये भी ध्यान रखोगे, ये वाला काम किया है आपके आईआईटी मद्रास ने। यहां से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। और ये कौन से मिशन के अंतर्गत आता है? तो इंडियन जो सेमीकंडक्टर मिशन है, क्या है? इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन, आईएसएम आपका चल रहा है। ये आईएसएम की शुरुआत कब होती है? तो ये भी ध्यान रखोगे, आईएसएम भी आपका लगभग 2011 के अंदर शुरू हो गया था। दिसंबर 2011 के अंदर आपके इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन को शुरू किया गया था, जिसके तहत भारत के अंदर ही सेमीकंडक्टर चिप की डिजाइनिंग की जाएगी। सेमीकंडक्टर चिप के लिए जो है एक मटेरियल है वो जुटाया जाएगा, उनका निर्माण किया जाएगा, उनको प्रोटोटाइप को बनाया जाएगा। सारा काम, उनकी डिजाइनिंग, उसकी पैकेजिंग भारत के अंदर ही की जाएगी। तो स्वदेशी रूप से चिप निर्माण के लिए इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन आपके चलाया गया था। भारतीय जो है आपके अर्धचालक मिशन चलाया गया था। उसी मिशन के तहत आपके एक शक्ति मिशन की शुरुआत होती है 2013 के अंदर। और इस शक्ति मिशन के अंतर्गत 7 नैनोमीटर के प्रोसेसर का सफल परीक्षण आईआईटी मद्रास के द्वारा किया जाता है। ये बात ध्यान रखोगे। दूसरा वाला स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया? यहाँ पर राइट हो गया, सही हो गया है। तीसरा कह रहा है मोहाली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नैनो मिशन के तहत भारत का पहला स्वायत्त अनुसंधान संस्थान, यानी कि जो आपका नैनो मिशन चल रहा है, इंडियन नैनो टेक्नोलॉजी मिशन, या इसको बोल सकते हो आप इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन। इस सेमीकंडक्टर के मिशन अंदर एक नैनो मिशन और चल रहा है, भारत सरकार का नैनो मिशन और चल रहा है, जो नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। बिकॉज नैनो टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है साथियों जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। सरफेस एरिया को बढ़ाने की वजह से वहां पर बहुत सारी चीजें की जा सकती है। यहाँ पर बहुत हाई लेवल के प्रोसेसर बनाए जा सकते हैं, कंप्यूटर की स्पीड को बहुत तेज किया जा सकता है, बहुत एक्यूरेसी के साथ काम को बढ़ाया जा सकता है। तो नैनो मिशन जो चल रहा है, इसी नैनो मिशन के तहत मोहाली के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसको बोला जाता है INST, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, मोहाली पंजाब के अंदर। मोहाली कहां पर है आपका? पंजाब के अंदर। तो इस मोहाली पंजाब के अंदर ये भारत का एकमात्र स्वायत्त अनुसंधान है। ये ऑटोनोमस बॉडी है जो कि नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च करने का काम करती है। और इसकी स्थापना भी लगभग 2013 के अंदर ही होती है। इसकी INST की स्थापना भी कब होती है? आपकी लगभग 2013 के अंदर ही इसकी स्थापना की जाती है। तो ये वाली सारी बातें ध्यान रखोगे। और इसने पूछा है सत्य कथन, तो 1 2 3 तीनों कथन सत्य हो गए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखोगे आप, भारत के पहले पूर्ण स्वदेशी 4G नेटवर्क की बात कर रही है। 4G 5G नेटवर्क के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4G 5G और 6G, यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। 4G का मतलब यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस वाली चीज को मैं लिख देता हूँ वापस से काट के। 4G ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 5G टेक्नोलॉजी, है ना, टेक्नोलॉजी। 5G टेक्नोलॉजी के नेटवर्क के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि कौन से कथन सही है। पहला कथन है कि इस नेटवर्क को रिलायंस जियो के द्वारा भारत में पहली बार लॉन्च किया गया। पहला स्टेटमेंट गलत दे दिया है, यानी कि भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार के अंदर आपको पता है कंपनी काम करती थी, BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। ये BSNL क्या है? ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ये सरकारी उपक्रम में BSNL। जैसे जियो रिलायंस है, एयरटेल है, आइडिया है, अलग अलग प्रकार की कंपनियां हैं जो कि कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर काम करती है। उसी प्रकार से भारत सरकार का ये आपके PSU BSNL था। और इस BSNL ने क्या करा है? इस BSNL ने साथियों इस 4G नेटवर्क को पहली बार 5G में कन्वर्ट करने के लिए लॉन्च किया है यहाँ पर। तो ये कह रहा है रिलायंस जियो ने लॉन्च किया है, गलत बात है। रिलायंस जियो ने नहीं किया है, BSNL ने किया है। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। इसके विकास में
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च, यानी कि टेक्नोलॉजी के अंदर रिसर्च करने के लिए जो सी डॉट संस्थान है आपका, सी डेक जैसे पुणे के अंदर है, तेजस नाम का इंस्टीट्यूट है और टीसीएस है, इन तीनों कंपनियों के द्वारा मुख्य सहयोग से इसको बनाया जा रहा है। ये वाली बात भी सही है। और ये नेटवर्क पूरी तरह से स्वदेशी है, इंडिजीनियस 4G स्टैक पर आधारित है, यानी कि जो 4G टेक्नोलॉजी चल रही है, आप समझ रहे हो, रिलायंस जियो भारत के अंदर 5G लेकर के आ गया है, लेकिन सरकार का खुद का जो उपक्रम है वो अभी तक 4G पे अटका हुआ है। अब वो 5G पे अपग्रेड हो रहा है। कौन? बीएसएनएल। तो ये जो 5G पहली बार लॉन्च किया जा रहा है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर बीएसएनएल के द्वारा किया जा रहा है। दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आप राइट आंसर चूज कर लोगे। यहाँ पर इसके बारे में कुछ बातें लिखी हुई पढ़ लेना। लास्ट सवाल देखोगे, हालिया वैज्ञानिक तकनीकी विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि गलत कथन कौन सा है, रॉन्ग स्टेटमेंट इन चारों में से कौन सा है। एलन मस्क की कंपनी है साथियों स्पेस एक्स। इस स्पेस एक्स ने 13 अक्टूबर 2025 को दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट जिसका नाम है स्टारशिप, इस स्टारशिप का 11वां टेस्ट जो है फ्लाइट टेस्ट, वो सफलतापूर्वक कर लिया है। ये दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट होगा। अभी जैसे सबसे पावरफुल रॉकेट वर्तमान में भी फाल्कन 9 नाम का रॉकेट स्पेस एक्स के पास ही है। इंडिया के पास में तो जीएसएलवी MK3 आपके, जिसको आप जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बोलते हो, वो वाला रॉकेट है सबसे पावरफुल, जो 5000 किलोग्राम वजन को अंतरिक्ष में ले जा सकता है, बहुत दूरी तक जा सकता है। उससे भी पावरफुल इनके पास में है फाल्कन 9, और फाल्कन 9 से भी पावरफुल रॉकेट अब ये बनाने जा रहे हैं स्टारशिप के नाम से। ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। इसका सफल परीक्षण 13 अक्टूबर 2025 को स्पेसएक्स कंपनी ने कर लिया है। दूसरा कह रहा है खगोलविदों ने हाल ही में क्षुद्र ग्रह 25PN7 नाम से खोजा है। क्षुद्र ग्रह को जानते हो, एस्ट्रॉइड। जैसे आपके पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है ना, वैसे ही जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, बुध लगा रहा है, शुक्र लगा रहा है, मंगल, बृहस्पति, बहुत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। उसी प्रकार से दो ग्रहों के बीच की कक्षा के बीच में कुछ पत्थर, कुछ जो आपके एक तरीके से कह लो ठोस वस्तुएं या पिंड चक्कर लगा रहे हैं, उन पिंडों को बोला जाता है एस्ट्रॉइड, क्षुद्र ग्रह। वैसा ही एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहा है। जैसे चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है ना, वैसे ही एक क्षुद्र ग्रह है जो कि पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहा है, जिसको 25PN7 नाम दिया गया है, जिसे पृथ्वी का नवीनतम मिनी मून भी बोला गया है। मिनी मून या क्वासी सैटेलाइट बोला गया है। सैटेलाइट का मतलब समझते हो, उपग्रह। उपग्रह किसको बोलते हैं? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। तो यहाँ पर मिनी मून या फिर क्वासी सैटेलाइट इसको बोला जाता है। ये जो है पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, इसको 25PN7 नाम दिया गया है। ये वाली बात ध्यान रखोगे। ये वाला आपके दूसरा स्टेटमेंट भी राइट है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी सैन्य लड़ाकू पैराशूट प्रणाली, जिसको बोला जाता है मिलिट्री कैनोपी पैराशूट सिस्टम, इसका 32,000 की फीट ऊंचाई से सफल परीक्षण किया गया है। सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप डीआरडीओ के नाम से जानते हो, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर। जिसकी स्थापना कब होती है? 1958 के अंदर। ये वाला डीआरडीओ आपके क्या कर लेता है? एमसीपीएस का निर्माण कर लेता है। इसका हाल ही में सफल परीक्षण कर लेता है। क्या है एमसीपीएस? यह है मिलिट्री कैनोपी पैराशूट सिस्टम। इसके तहत क्या होता है, इंडियन आर्मी के जवान को अगर आप ऊपर से 32,000 किलोमीटर की ऊंचाई से उसको छलांग लगवाओगे ना, तो उसके पास इतना पावरफुल पैराशूट होता है, ऐसी वो कैनोपी होती है कि उसको हैंडल कर सकता है। और जो धरती के करीब का इलाका है, दुर्गम क्षेत्रों का इलाका है, जहां पर ना हेलीकॉप्टर जा सकता है, ना कोई और गाड़ी वगैरह जा सकती है, वहां पर उस पैराशूट के माध्यम से वो सैनिक जाकर के निगरानी कर सकता है। तो ये इस प्रकार की पैराशूट प्रणाली जो कि 32,000 फीट ऊंचाई से सफल परीक्षण किया इसका गया है। ये वाली बात बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है स्वदेशी सैन्य लड़ाकू पैराशूट प्रणाली, इसी एमसीपीएस की बात कर रहा है। इसको विशेष रूप से केवल नौसेना के लिए बनाया गया है। ये वाली बात गलत है। केवल नौसेना के लिए इसको नहीं बनाया गया है। यह बेसिकली 32,000 फीट की ऊंचाई से इसका सफल परीक्षण करा है। और ये पहला ऐसा परीक्षण है जो 25,000 आपके जो है 25,000 फीट से ऊपर पर कोई भी पैराशूट उड़ सकता है। और ये बेसिकली ज्यादातर काम में आने वाला आपके इंडियन आर्मी के। इसने असत्य पहुंचाया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका असत्य हो जाएगा। यहां पर इसके बारे में लिखा हुआ भी है कि इसका जो निर्माण है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा किया गया है। और जो दुर्गम क्षेत्र है आपके, ऐसे रेयर एरियाज है जहां पर हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता, जहां पर कोई और गाड़ी नहीं जा सकती, वहां पर शत्रु रेखाओं के पीछे तेजी से चुपचाप तैनात करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। तो यहां पर जो है मेरे प्यारे साथियों, आपके अक्टूबर महीने का पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स कवर होता है। और यहां पर आप देखोगे जहां पर ये करंट अफेयर्स कंप्लीट हुआ है इस ज्ञानासर के अंदर, ये आपकी जो ज्ञानासर है, यहां पर इसके नीचे मिसलेनियस फैक्ट और दिए हुए हैं। तो मैंने यहां पर एमसीक्यूज याद करवा दिए हैं। ये मिसलेनियस फैक्ट है बहुत सारे अक्टूबर महीने के नीचे। इन फैक्ट को भी आप जरूर पढ़ लेना। अक्टूबर महीने में टेक्नोलॉजी वाले करंट अफेयर्स आपके कुछ भी नहीं छूटने वाला है। और एक बार फिर से मैं आपको सूचना दे देता हूं, अभी आपके NR35 कूपन कोड यूज करोगे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आपने परचेस कर रखा है या कहीं और से आप जुड़े हुए, तो आपके भाई बहन जो अदर तैयारी कर रहे हैं, उनको आप ज्ञान का मार्ग दिखा सकते हो, उनको इंस्टीट्यूट से जोड़ सकते हो। जिंदगी भर आपको दुआएं देंगे कि यार तुमने मुझे सही जगह जोड़ा, जिस वजह से आज मेरा सिलेक्शन हो गया।
बिकॉज आप देखोगे अपने क्वालिटी एजुकेशन परिवार से वीडियो के अंदर टॉप 6 रैंक 6 के 6 स्टूडेंट लगातार अपनी क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज से है, ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। तो अपनी राजस्थान के अंदर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अपने यहाँ पर अजमेर के अंदर 3 जगह 4 जगह पर टेस्ट सीरीज भी चल रही है ऑफलाइन एसआई की। अभी फुल लेंथ के टेस्ट शुरू हो गए। अगर आप एसआई की तैयारी सीरियसली कर रहे हो, ऑफलाइन टेस्ट के साथ भी जुड़ सकते हो, वरना ऑनलाइन टेस्ट तो आपको देने ही देने हैं अगर आप दूर दराज के इलाकों में हो तो। ऑनलाइन टेस्ट को मिस नहीं करना। टॉपर कैंडिडेट की पहली पसंद होती है क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज। और ये मैं ऐसे नहीं कि हवा में बात कर रहा हूं, ये मैंने खुद ने टेस्ट को पढ़ा है। इतनी बेहतरीन टीम काम करती है, एक्सपर्ट लोगों के द्वारा आपके लिए टेस्ट बनाए जाते हैं एग्जाम पेपर्स का एनालिसिस करके, जो आपकी तैयारी को और मजबूत बनाता है। और केसरी सिंह जी ने बोल ही दिया है, भाई साहब कोचिंगों के भरोसे रहोगे बंटादार हो जाएगा तुम्हारा, मौलिक किताबें तुमको पढ़नी है। तो अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर जो तुम्हारे सवाल यूज किए जा रहे हैं, सारे के सारे सवाल ऑथेंटिक और मौलिक रिसोर्सेज से बनाए जा रहे हैं। और इसी प्रकार के सवाल आपने देखा, एक सिंगल सवाल भी ऐसा नहीं है, मात्र ये 25 सवाल मैंने आपको सोल्व करवाए जिसके अंदर आप देखो 2-2.5 घंटे का टाइम लग गया है। हर एक सवाल स्टेटमेंट वाला है, हर एक सवाल आपका कथन वाला है। और ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपको तैयारी सही जगह जुड़ करके सही दिशा के अंदर करनी है, तब ही सिलेक्शन होगा मेरे प्यारे भाई। एमसीक्यू बेच के साथ जुड़ना चाहो जुड़ सकते हो, NR35 कूपन कोड यूज कर लेना है। बाकी ज्ञानास्त्र आपकी टेबल पर होनी ही चाहिए अगर आप एसआई और आरएस का एग्जाम देने जा रहे हो। जो मेहनत करने वाला कैंडिडेट है उसकी टेबल पर तो ज्ञानास्त्र आपको मिलेगी ही मिलेगी, 100% मिलेगी। आप कितनी ही मैगजीन्स ला करके पढ़ लो, मंथली मैगजीन्स, इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। इस बात की श्योरिटी है, क्योंकि मुझे पता है इस पे कितनी डीपली हमने मेहनत करी है। और एक और आपके जो है साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए बाकायदा एक और पर्टिकुलर किताब भी आ चुकी है, पीवाईक्यू मास्टर बुक। अगर आपको पीवाईक्यू का कंपाइलेशन एनसीईआरटी और आरबीएसई की किताबों के आधार पर कहीं नहीं मिल रहा है, तो आप ये वाली किताब लेकर के आ सकते हो मार्केट में। 2 दिन पहले ही आपके लॉन्च हुई है, ऑनलाइन भी मिल जाएगी और आपको ऑफलाइन बुक स्टोर पे भी मिल जाएगी। अगर आपके नजदीकी किसी बुक स्टोर पे नहीं मिले, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना 8852899123। ये वाला नंबर स्पेशली मेरे असिस्टेंट के द्वारा संभाला जाता है। यहाँ पर आपको विद इन 48 आवर्स जवाब भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर आप मैसेज छोड़ देना, सर इस इलाके के अंदर किताब नहीं मिल रही है, या आपको ऑनलाइन ऑर्डर का लिंक चाहिए, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये वाली किताब भी आपकी टेबल पर होनी चाहिए। साइंस और टेक्नोलॉजी की 15 से लेकर के 20 सवाल आएंगे, तो स्टैटिक पोर्शन पूरा का पूरा पीवाईक्यू इसके अंदर बढ़िया तरीके से आपके कवर किए जा चुके हैं। बाकी अपन मिलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट क्लास के अंदर। यहाँ पर आपका ये वाला सेशन पूरा कंप्लीट होता है। इसके बावजूद भी आप लोगों की किसी भी प्रकार के कोई सवाल हो, कुछ आप पूछना चाहते हो, कुछ आप बताना चाहते हो, बिंदास बेझिझक कमेंट बॉक्स के अंदर आप आकर के लिख सकते हो। मैं खुद आपके कमेंट देखता हूं। और नेक्स्ट सेशन आपको कब तक चाहिए उसके लिए भी कमेंट जरूर कर देना। आप लोग कितना प्यार देते हो इस मेहनत को, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगला सेशन में आपके लिए कितना जल्दी लेकर के आऊं। ठीक है प्यारे साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।